बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस्ताक़। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन व हज़रात, इस हफ़्ते का सबको इंतज़ार था। वो हफ़्ता शुरू हुआ पीर का दिन, मंगल का दिन और आज बुध का दिन आ गया। आज एक्सपेक्टेड था कि जेडी वेंस इस वक्त तक अमेरिका से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और ईरानी वफ़द भी पहुंच जाएगा। कल लेट नाइट तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रही हैं, जिसके हवाले से हमारे चैनल से भी आपको आगाही मिलती रही होगी। लेकिन एट द एंड जो एक चीज़ समझी जा रही थी कि सुबह 4:52 पर ख़त्म होगी सीज़ फायर, तो दोबारा से अमेरिका की जानिब से हमला किया जाना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर उन्होंने एक दफ़ा फिर से अपने हमले को जो है वो आगे कर दिया है। बहुत मिला जुला जो है वो रद्द-ए-अमल इस वक्त आ रहा है ईरान की तरफ से, और ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें धमकाया जाना बंद किया जाए। ईरान से बराह रास्त पाकिस्तान की तरफ से जो है वो राब्ते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि डायलॉग्स के टेबल पर इन दोनों को बिठाया जाए, और किसी हद तक जो है अमेरिका इस हवाले से माना, लेकिन ईरान के पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त तक मंजूर नहीं हुए, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ पर अमरीकी नाकाबंदी के हवाले से जिक्र किया जा रहा है। ईरान के स्पीकर जो है उनकी जानिब से भी कल बयान सामने आया डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। अब तक की सूरत हाल ये है कि दोबारा से एक्सपेक्टेड है कि फ्राइडे के दिन ये डायलॉग्स होंगे और थर्सडे को अराइवल होगा। बट लेट्स सी ये किस तरफ जो है वो सूरत हाल बैठती है। आज हम अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अपडेट यही है कि इस वक्त तक इस्लामाबाद बंद है, बिजनेसेस जो हैं वो क्लोज हैं। उस तरीके से लाइक एक ऑन द लार्जर स्केल ओवरऑल एक डेली रूटीन में तो कारोबार चल रहा है, लेकिन जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन से ताल्लुक़ है, डंपर्स वाले हैं, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो ताहाल बंद है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बट विल होप कि पाकिस्तान की कोशिश जो है, जो पूरी पाकिस्तान कौम इस वक्त जो जिसकी तैयारी कर रही है और जो एक उम्मीद अपने अंदर जगाए बैठी है, उसमें कामयाब हो जाए इंशाल्लाह। उम्मीद तो हमारी भी यही है, बट जैसे जैसे इसमें थोड़ी बहुत डिलेज़ आ रही हैं, तो जो ख़दशात हैं और जो लोगों की कह सकते हैं डिससेटिस्फेक्शन है, वो थोड़ी कम हो रही है। थोड़ी उम्मीदें भी थोड़ी कम ही नज़र आती हुई जा रही है। लेकिन दुआएं हमारी अभी भी वही हैं कि अल्लाह करे मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान में हो, कामयाब हो, और जल्द अज जल्द जो है किसी हतमी नतीजे पर और अच्छे खुशाइन नतीजे पर हम पहुँचे, ताकि जंगबंदी होगी तो ही पेट्रोल की प्राइसेस भी बेहतर होंगी, और वैसे भी आलमी सतह पर जो कशीदगी चल रही है उसे जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो भी बहाल हो जाएगा। सो उम्मीद हमारी यही है। अभी तक कोई ऐसी पेशरफ हमें सामने नहीं आई है। ईरान का ये कहना कि हम नहीं आ रहे हैं, फिर उनका ये कहना कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमरीकी अपने ब्लॉकेट नहीं हटाएंगे तब तक हम मेज़ पर नहीं आएंगे। फिर सदर ट्रंप की तरफ से ये भी कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद वो ब्लॉकेट हटा रहे हैं। उसके बाद उनका ये कहना कि जी हम आएंगे, लेकिन अगर ईरान आएगा। फिर ईरान का ये कहना कि हम आ जाएंगे लेकिन थर्सडे या फ्राइडे तक आएंगे। सो इट्स लाइक अभी भी बहुत ऐसी सिचुएशन है कि कोई सही बात कि नेक्स्ट होगा क्या। पाकिस्तान के ऊपर सबकी नजर, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर, उनका अराइवल हो चुका है, लेकिन अभी जो सफारती कामयाबी पाकिस्तान को मिली है एक बार फिर से अल्हम्दुलिल्लाह, वो यही है कि हाँ जंगबंदी में तोसी हो गई। बट ऑन द अदर हैंड ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जो है वो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो जंगबंदी डोनाल्ड ट्रंप ने की इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि नाकाबंदी उसी तरीके से जारी है और नाकाबंदी भी जो है वो ख़त्म की जाए। खैर बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ के सिलसिले की तरफ। और नेतन्याहू, आपको पता है इसराइली वज़ीर आज़म, बहुत लोग जो है वो उनके ख़िलाफ़ है, उनके इक़दामात की वजह से पाकिस्तान पूरा का पूरा उनके अगेंस्ट जो है वो खड़ा है, इसराइल पूरे के अगेंस्ट खड़ा है। लेकिन दुनिया भर से अब आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। हंगरी में रिसेंटली इलेक्शन हुए और उनके नए वज़ीर आज़म बने हैं, जिनका नाम है पीटर मेग्यार। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि किसी भी ऐसे शख्स जिसके अदालती जो है वो हुक्मनामा जारी हुआ हो फ़ौज का कि उनको जो है ना वो गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि व्हेनेवर ही केम टू हंगरी, हम उनको जो है वो गिरफ्तार करेंगे। और काफ़ी यंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, हाँ, और एम्बिशियस भी हैं, विजनरी भी हैं, क्योंकि उनका ये दो टोक जवाब सामने आना, और वो भी ऐसी सिचुएशन में सामने आना जब बहुत
हालात जो हैं कशीदा हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल से अपने मुल्क के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि एक वज़ीर-ए-आज़म को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनके आवाम जो चाहती है कि उनके जो बिलीव्स हैं वो उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे। और अगर वहाँ पर कोई ऐसी गैर कानूनी आमद होती है किसी की जिस पे ऑलरेडी मुकदमात भी दर्ज हों और वो एक कह सकते हैं कि वांटेड हो, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो जैसी लैंड करेगा सो हम उसे ज़रूर अरेस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि गज़ा में जो नुकसानात हुए हैं वो तकरीबन बहुत ज़्यादा हैं और उसकी दोबारा से तामीर का जो ख़र्चा आ रहा है वो 71.4 अरब डॉलर जो है वो आएगा ख़र्चा, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और ये इसराइल की जानिब से बमबारी की गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो लॉस हुआ है वो तारीख़ में ऐसा लॉस जो है वो कहीं पर देखने को नहीं मिलता, एक्सेप्ट दी जापान वाला जो इंसिडेंट हुआ था न्यूक वाला, अगेन वो भी अमेरिका की जानिब से जो है वो किया गया था। खैर ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के जो है वो ताउन से तैयार की गई है जिसके मुताबिक इसराइली हमलों में गज़ा में इंसानी जानों का नुकसान तो किसी सूरत हाल पूरा हो ही नहीं सकता, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही तबाह कर दिया गया है, जिसमें रोड्स हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, होम्स हैं, और उन सब को दोबारा से बनाने में बहुत बड़ी एक लागत आ रही है। रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया कि सिर्फ इब्तदाई बहाली के लिए आइंदा 18 माह के दौरान तकरीबन 26 अरब डॉलर जो है वो दरकार होंगे ताकि बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड की जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के असरात के नतीजे में गज़ा में तकरीबन 60% आबादी अपने घरों से महरूम हो चुकी है, जबकि लाखों अफराद बेघर होकर आरजी कैंप्स में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी जानब रिपोर्ट में 10 अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बावजूद इसराइली कार्रवाइयों के तसलसल को बरकरार रखने के हवाले से भी जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि अब तक 1221 मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं जब से ऑफिशियली सीज़ फायर हो चुकी है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। ये सूरत हाल है कि एक ऐसा घटिया मुल्क इसराइल कि जिनके साथ जंगबंदी करने का, कोई मुआहिदा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, जिस पर इस दुनिया में जो जालिम का बस चलता है वो जुल्म करता है और पूरी दुनिया जो है वो खड़ी हुई तमाशा देखती है, या अगर पढ़ती भी है तो सिर्फ बात करती है। इसलिए कई लोगों को इस वक्त ये खुशी होती है कि जब ईरान धड़ल्ले से जवाब देता है अमेरिका को और ईरान किसी भी शराइत पर जो है वो अपने आप को झुकाए बग़ैर जो है वो खड़ा हुआ है और वो नहीं आना चाहता डायलॉग्स के टेबल पे, तो बहुत सारे लोगों की ये राय भी है इसमें कि ईरान बहुत टफ टाइम जो अमेरिका को दे रहा है ये बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि ऐसे ही लोग जो है वो आगे से टकरने चाहिए और ऐसे ही ममालिक होने चाहिए। और फ़लस्तीन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है उनके लोगों में, उनकी हुकूमत नहीं है उस तरीके से, उधर एक सिलसिला नहीं है, उधर की अपनी फ़ोर्स नहीं है, कोई काम नहीं है उधर का, तो इस वजह से वो लोग बेचारे पिस रहे हैं और दुनिया जो है वो खामोश खड़ी है, तमाशाई बनी हुई है कि सीज़ फायर के बाद भी हज़ार से ज़्यादा। और यही बात है कि शायद ईरान यही चाहती है कि कल को कोई हमारे बारे में ये ना सोचे कि आफ्टर वी मेड एन एग्रीमेंट उसके बावजूद हमें कोई दोबारा निशाना बनाया जा सके, या इसके बारे में सोचा भी जा सके कि इवन ईरान कमज़ोर है। और आई थिंक ये मुल्क की सालमियत के बारे में बहुत अच्छी सोच है उनकी अपनी सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रखने की जो उनकी सोच है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक मुल्क जो है जिसके नाम पर वो जी रहे हैं वो उसके मुहाफ़िज़ भी हैं और उस पर डटे रहना, अपने कदम लड़खड़ाने ना देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी इटसेल्फ होती है। सो ये जो फ़लस्तीन और गज़ा की हम बात कर रहे हैं इस पर सारी दुनिया ही गमज़दा है, लेकिन द पॉइंट है इसके सिर्फ बात करने से, कहीं एक प्लेटफॉर्म पर जो है 2-4 जुमले कह देने से क्या हम उनको इंसाफ दिला सकते हैं? नहीं। तो आई थिंक ईरान अपनी जगह पर जो अपनी जंग खुद लड़ रहा है वो जायज़ है। आगे बढ़ते हैं जी, जिक्र करते हैं क्लाउन्स का, जोकर्स का। इस वक्त हम जो जिक्र करेंगे वो ये भी बताते चलें कि भारतीय जो परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश है, सो वो जो है वो उसमें 2 माह की मज़ीद तोसी कर दी गई है। पिछले साल मार्का हक के दौरान जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद जो है वो भारतीय परवाज़ों के लिए बंद रहेगी, उसमें उसका 1 साल पूरा हो गया है और अब जो है वो शायद उनको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान अग्री कर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें 2 माह मज़ीद तोसी कर दी है कि मज़ीद 2 माह तक यानी मई तक कोई भी भारतीय जो परवाज़ें हैं वो पाकिस्तानी हदूद में परवाज़ नहीं कर सकती। सही हो गया जी। तो ये थी भारतीय फ़िज़ाई हदूद जो है, पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद जो बंद की हुई है भारतीय परवाज़ों के लिए, उसके हवाले से खबर। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि
बोस्टन मैराथन इस वक्त जारी सारी, जहां पर पाकिस्तान बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मोहम्मद अमजद अली तेज़ तरीन पाकिस्तानी रनर जो है वो रहे हैं। आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी रनर जिनका नाम है मोहम्मद अमजद अली, उन्होंने मैराथन 2026 में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले 13 रनर्स ने पीर को होने वाली जो बाकायदा मैराथन थी इसमें हिस्सा लिया था। और कराची के मोहम्मद अमजद हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल हैं, पाकिस्तानी शुरका में सबसे आगे रहे हैं और अमजद ने 2 घंटे 42 मिनट 45 सेकंड में रेस मुकम्मल करके इस साल के तेज़ तरीन पाकिस्तानी रनर होने का एजाज़ अपने नाम किया। अब ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है और वो भी पाकिस्तानी पुलिस कांस्टेबल है। सो दिस टेल्स कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल मौजूद है, बट यही बात है कि अपने पोटेंशियल को ख़ुद ही जानने की ज़रूरत है। और पता है क्या नजम, एक और चीज़ भी होती है कि जब इस तरह के बच्चियाँ इवन स्पेशली जब जाते हैं और वो फाइनेंशियली उनके पास वो सपोर्ट नहीं मौजूद होती, क्योंकि हमने कल भी ऐसी बात की थी, हमने उस दिन भी बात की थी, पाकिस्तान में पोटेंशियल ज़रूर मौजूद हैं, लोग कुछ करना भी चाहते हैं, स्पेशली आलमी सतह पे जाके कुछ करना चाहते हैं, बट वो जाने के लिए जो आपको फाइनेंशियल चीज़ें दरकार होती हैं वो लागत ही पूरी नहीं कर पाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे इदारों को चाहिए कि ऐसे रिप्रेजेंटेशंस को जो है वो हम सपोर्ट करें ताकि वो पाकिस्तान का नाम एक अच्छे अंदाज में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें और उस पर फ़ख्र कर सकें। डेफिनेटली जी। अमेरिका में मुकीम इसी खबर से जुड़े जो बाकी के रनर अप उनके बारे में बता दें कि अमेरिका में मुकीम सैयद हमजा ने 2 घंटे 51 मिनट और 6 सेकंड के साथ दूसरी, जबकि निज़ार नियानी ने 3 घंटे 1 मिनट और 44 सेकंड के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। नॉर्वेजियन पाकिस्तानी है मोहम्मद फसी साले ने 3 घंटे 10 मिनट और 36 सेकंड में अपनी पर्सनल बेस्ट दिया। और बरतानवी निजात पाकिस्तानी है शहजादा हुसैन और एक खातून है बशीरी अंजुम, उन्होंने भी नुमाया परफॉर्मेंसेस दी और ये सारे पाकिस्तानी हैं। सो इट्स लाइक दिस इज़ द मोमेंट जिसकी हम बात करते होते हैं। Exactly, आगे बढ़ते हैं जी। और ये जो खबर है 114 साल पुरानी यादगार टाइटैनिक से बचने वाली खातून की लाइफ जैकेट रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम हुई है। आपको वैसे ऐसी आप देखें पूरे जहाज में से जो एक बंदा बचा है उसकी लाइफ जैकेट क्यों नहीं, लेकिन आपको ऐसी यूनिक चीज़ें वो रखने का मतलब उनका ज़ख़ीरा जमा करने का शौक़ है? मुझे शौक तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी मेमोरी के साथ जुड़ी होती है, वो चाहे पर्सनल चीज़ मेमोरी के साथ जुड़ी हो, मुल्की कोई चीज़ हो, कोई इंटरनेशनल चीज़ हो जिसमें किसी चीज़ की अहमियत वक़्त रही हो, कोई स्टोरी हो, एग्जैक्टली तो वो अच्छा तो लगता है आपकी कलेक्शन में अगर वो चीज़ बिल्कुल। लेकिन वो इतने ज़्यादा पैसों में जो है वो नीलाम होगी, हम आपको बताते हैं। ठीक है, 1912 में डूबने वाली मशहूर बहरी जहाज़ टाइटैनिक से बच जाने वाली एक खातून मुसाफिर की लाइफ जैकेट पर बरतानिया में रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम हो गई और इसकी कीमत 9,04,500 अमरीकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 25 करोड़ रुपए बनते हैं, खरीद हुई। हाँ, जो तौकात से कहीं ज़्यादा है। नीलामी से कबल अंदाज़ा लगाया गया था कि इसकी कीमत 3,39,000 से 4,75,000 तक डॉलर के दरमियान हो सकती है, लेकिन ये उससे भी तजावज़ कर गई। अब जिन्होंने ये ख़रीदी हैं उस खातून की इन्होंने शनाख्त नहीं बताई, लेकिन इससे पहले भी ये म्यूज़ियम में रही बड़े टाइम और अब जो है तो नीलाम हो गई है। जिसने ली है उसने पोशीदा ही रखा है, लेकिन बहरहाल जिन्होंने भी ली है उनको मुबारक हो। ऐसी नायाब चीज़ लेने का जो शौक़ उनका था वो पूरा हो गया, लेकिन जितने पैसे उन्होंने लगाए हैं आई एम अमेज्ड कि कौन होगा वो बंदा। ख़वातीन हज़रात, एक और बहुत मसला जो दरपेश होता है आपको और मुझे, वो होता है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए कोई सामने दवाई का आ जाना और उसके बेशुमार फ़वाइद एक्सप्लेन किए जाना। तो ड्रैप जो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने गैर रजिस्टर्ड और स्मगल शुदा जो अद्वियात है उनकी ऑनलाइन फ़रोख्त के हवाले से जो है वो तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि इसकी तशहीर जो है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन और साइंसी नुस्खे के बगैर इसको जो है वो बेचा जा रहा है। ड्रैप के मुताबिक जिनसी सेहत, वज़न में कमी और जहनी अमराज की दवाइयाँ, और वल्ला यही चीज़ें जो है वो बिक रही हैं कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, आप ये चीज़ इस ऑयल का इस्तेमाल कर लें, इस गोली को इस तरह ले लें, ये फलाना पाउडर है इसको आप लेंगे 5 से 6 किलो वज़न कम होगा, अगर ना हुआ तो पैसे आपके गारंटी वापस। बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो है ना वो बताई जाती हैं जिस पर इंसान हैरान और परेशान। अब मैं ये भी जानना चाहूँगी कि किसी का पैसे वापस मिले, सपोज उनको नहीं मिले नताइज, तो क्या उनको पैसे वापस मिले?
या पैसे तो वापस जो है वो पता नहीं मिले या नहीं मिले, देखें पैसे अगर वापस मिल भी जाएं तो हाँ, अगर नहीं मैं वही कह रही हूँ, जो क्लेम करते हैं वो होता ही नहीं है। तो जो वो क्लेम कर रहे हैं कि इससे आपकी सेहत में जो है वाज़ेह एक निखार आएगा या इससे आपकी सेहत जो है वो अगर आप मोटे हैं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, तो अगर वो क्लेम्स वो वाले कर रहे हैं तो हम उस पर क्यों बिलीव कर रहे हैं जब हम उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो हमारे पैसे वापस देंगे। तो उनको हमारी सेहत से खेलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपनी चीज़ बेचनी है। और ये मार्केटिंग की सबसे बड़ी जो आई थिंक जो स्ट्रेटेजी है ना कि बस आपने सिर्फ बेचना है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जो ड्रैप ने इसमें निशानदही की है उसकी की है कि ये वो दवाइयाँ जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेची जा रही हैं, साइंसी नुस्खा जो है वो इसमें पता नहीं क्या है, उसकी कोई नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ईरान और भारत से स्मगल होने वाली जो दवाइयाँ हैं वो भी ऑनलाइन बेची जा रही हैं और उनके भी कोई जो है वो खैर खबर नहीं है। लेकिन इस पर जो है ना वो इश्तिहारात, ड्रैप ने जो है वो कहा है कि इश्तिहारात के लिए पहले से पेशगी मंजूरी जो है वो आप लेंगे ड्रैप से और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो आप लगा सकेंगे ऐड। अगर नहीं करेंगे आप ऐसा तो आपके खिलाफ जुर्माना भी होगा और फिर उसके जो है ना वो आपकी जितनी प्रैक्टिस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी अद्वियात जो है उनको भी कब्जे में ले लिया जाएगा। इसका एक और भी साइड इफेक्ट है कि ऐसे ना बहुत सारे लोग फॉलो करने लगते हैं अंधाधुन बग़ैर तस्दीक किए हुए और वो खुद ब खुद डॉक्टर बन जाते हैं। अब जैसे कि मेरे वालिद साहब ने अभी रिसेंटली ही ना टिकटॉक कहीं से ज्वाइन कर लिया, उनको पता चला ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, हर वक्त वो देखते रहते हैं, तो अम्मी को भी बताते रहते थे ये देखो ये नई चीज़ मैंने देखी, ये देखी। उसको देखा देखी में ना वो भी डॉक्टर बन गए, ये चीज़ नहीं खानी होती है, इससे शुगर स्पाइक हो जाता है, ये खाने में ये चीज़ इस्तेमाल करो। वो यकीन मानो रोटी उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी, साथ अम्मा को भी कहते थे आप भी ये खाया करो, ये हेल्दी है, ये नहीं है। अम्मा उनको कहती थी इस उम्र में अब जाके तुम डॉक्टर भी बन गए हो। सो वही हुआ कि अब उनकी सेहत जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है, लेकिन उनको वो बीमार हो गए और वो खासी सीरियस बीमार हो गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि उनको एक चीज़ का नहीं पता था, उन्होंने रिसेंटली टिकटॉक डाउनलोड किया था और वो देख रहे थे उससे वो इन्फ्लुएंस हो गए, उन्होंने अपना डाइट प्लान पूरा चेंज कर दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे आ गए और उसकी वजह से उनकी सेहत गिरने लगी। सो ट्रू। सो इन पे होनी चाहिए है रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी तो चाहिए जो ऑलरेडी है उसको काम करना चाहिए, जुर्माने आयद करने चाहिए। क्योंकि एक बंदे ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, उसका जब यूँ ऐड स्क्रॉल करूँ नीचे आ जाता है 5 से 6 किलो तक वजन आपका जो है वो कम ना हुआ तो पैसे आपके वापस। बस ठीक है, हमारा ये दावा है, पूरे एशिया में किसी का ये दावा नहीं है। वल्लाह उसका ऐड इतना ज़्यादा आता है ना, मैं तो तंग आ गया। उसको तो स्पेशली में जाके रिपोर्ट उसका ऐड एक और है जिसका बालों का आता होता है, जिसका फिजा अली ने भी इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों ने। अच्छा वो साहब है ना, ठीक है, जो पता नहीं किस मुर्गे का और पता नहीं क्या क्या ऑयल निकाल के जो है बेच रहे हैं। मैंने अपने पर्सनली घर में उस ऑयल को जो है मंगवा के यूज़ किया क्योंकि बहुत सारी उसकी तारीफें मैंने सुनी थी। तो अपने फादर को मैंने वो ला के दिया, अपनी मदर को ला के दिया, उनको उन्होंने यूज़ किया जॉइंट्स पेन के लिए, लेकिन कोई रत्ती भर जो है ना उसका फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बावजूद वो साहब बैठ के क्लेम करते हैं कि हमने पाकिस्तान के कितने लाखों लोगों के जो है वो मसाइल हल किए। सो ये देखा मीडिया कैंपेन्स होती हैं, नाजरीन को ये समझना चाहिए कि पहले एक सिलसिला होता था कि एड्स बनते थे, वो एड्स जब रिप्रेजेंट होते थे वो बहुत फेक मटेरियल लगता था, आज भी वैसे ही होता है, लेकिन हमें समझ आ गई है कि ये जो एक्टर इसमें कर रहा है जो कुछ वो एक पैसे लेकर कर रहा है। अब आप उसका पर्सपेक्टिव दूसरा भी देखें, मीडिया की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें पॉडकास्ट आजकल बहुत इन है, इसलिए अगर वो पॉडकास्ट में पैसे दे के गेस्ट बैठे और बैठते साथ जो है वो ये बोले कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, उसके ऊपर 4-5 सवाल उससे किए जाएं और वो उसका जवाब दे और आपको भी देख के लगे यार ये तो पॉडकास्ट करने वाला बंदा भी बहुत अच्छा है और बड़ा डिटेल में इसने सवालात पूछे हैं, तो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल होगा ही। तो उनको इतना ही लेना देना होता है कि आप उनकी बात से जो है वो उनका प्रोडक्ट खरीद लें, बाकी आपको पसंद आए ना आए वो एक अलग बात है। 25 करोड़ आवाम है, अगर सारे एक दफ़ा भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, एक दफ़ा नहीं तो मतलब इनको हाफ कर लो तो फैमिलीज़ का स्ट्रक्चर 10 करोड़ तो बनता ही होगा ना, ठीक है। अगर वो 10 करोड़ में से खरीदने वाले 1 करोड़ भी हो जाए, 50 लाख भी हो जाए, तो वो बंदा तो विन-विन सिचुएशन पे है अपनी। लेकिन इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं मीरा और शान का। मीरा ने शान शाहिद, पाकिस्तान के जो सुपरस्टार है, उनको शाहरुख खान से बड़ा सुपरस्टार करार दे दिया है। इसके ऊपर मुख्तलिफ
मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है? मुझे लगा था कि आप मेरे से ये ज़रूर पूछेंगे कि मेरी क्या राय है। वैसे दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, वर्सेटाइल हैं, और मुझे पर्सनली वैसे शाहरुख खान उस तरह पसंद ना हो, लेकिन उनका ये कमाल है कि वो जो रोल करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सबा कमर है, मैं उनके बारे में ही कहूँगी, वो जो रोल करती है ना, आपको ऐसे लगता है मैं इस सिचुएशन में इटसेल्फ खुद हूँ और आप उस चीज़ को फील करते हैं। तो वो चीज़ शाहरुख खान में भी है कि वो जो किरदार निभाते हैं, वो किरदार में इतने ढल जाते हैं कि आपको वो चीज़ फील होने लगती है। और नो डाउट अपने लेजेंड की तो मैं कहूँगी कि क्या ही बात है, वो बेहतरीन हिदायतकार भी हैं, वो बेहतरीन एक्टर भी हैं, वो बेहतरीन इंसान भी हैं, और वो एक बहुत बेहतरीन सिखाने वाले भी हैं। सो डेफिनेटली अपने लेजेंड को तो मैं, लेकिन शान आजकल एक्टिव है, शान क्रेडिट आजकल वापस दूंगी आ ही। गई हैं साइको फिल्म में भी, और उसके अलावा इनकी जो रिसेंटली भुल्ला फिल्म थी, आई गेस हाँ, जो उन्होंने वापस आके पंजाबी फिल्म बताया भी था उन्होंने कि बहुत शान मुश्किल आजकल काम था। दोबारा से जो है वो एक्टिव हुए हैं। अब अल्लाह खैर करे। अच्छा, वैसे शाहरुख खान नजम, की। उनकी एक चीज़ है, जब से मैं बचपन से देखती आई हूँ, शान यही शान है और अभी तक ये शान वही शान है। मतलब वो बिल्कुल भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। एक तो वो खैर बताते भी हैं कि फिजिकली जो है वो एक्टिव रहते हैं, हाँ, तो हमें सोचें अगर हम भी एक्टिव रहें तो हम भी सदा साल जवान रहेंगे। या एग्जैक्टली, यू नो व्हाट, इन योर 20s ना आपको अगर ब्यूटी मिली है और आप अच्छे नज़र आते हैं, ये बायोलॉजिकली हो सकता है, ठीक है, ये यू लुक गुड, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इन 40s अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं और एजिंग जो है उसके प्रोसेस को ना, बिकॉज एजिंग को अगर आप एक Slow करना स्ट्रेटजाइज चाह रहे हैं। करके जो है ना वो गुजारेंगे, तो फिर वही वाली बात है कि जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको मिलते हैं ना 20 में, वो कंसिस्टेंसी से आपको 40 में मिलेंगे। बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी तो है आप कि उसको इस चीज़ के स्लो ऊपर अपनी ना- एजिंग को कर सकते हैं, उसको अपनी सकते हैं, फिजिकल आजकल तो बहुत बेहतर सारी एक्टिविटीज चीज़ें से और अपनी हैं। मुतवाजन exactly. खुराक से, हाँ बिल्कुल उसको कम कर सकते हैं कि उसके इफेक्ट्स आपके फेस पे कम आए। बट वो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि आपको कंसिस्टेंसी से अपनी खुराक का भी ध्यान रखना है, उसमें डाइट प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करना चाहिए जो मुतवाजन ग़िज़ा वाले हों, और साथ ही एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। So true. और वही हम नहीं रह पाते हैं। अच्छा जी, लेट्स टेक अ ब्रेक। वापस आएंगे, बात करेंगे ईरान अमेरिका वॉर के हवाले से। स्टे विद अस, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक व्यूवर्स। मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक की अपडेट में जुम्मे का दिन जो है वो बताया जा रहा है और थर्सडे को अराइवल का कहा जा रहा है, लेकिन ये भी कोई हतमी नहीं है। कल जेडी वेंस ने फ्लाई करना था पाकिस्तान में, आज डायलॉग्स थे, ईरानी वफ्द ने भी आना था, लेकिन रात गए तक ये सूरत हाल चलती रही और मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती रहीं, लेकिन कोई सूरत हाल निकल नहीं सकी। सुबह 4:52 तक तकरीबन सीज़ फायर का वक्त था जो ख़त्म होनी थी, और फिर उसके बाद अमेरिका की जानिब से धमकी दी गई थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर पर पैगाम आया उसमें उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ये सीज़ फायर जो है उसमें तोसी की है। लेकिन उसके ऊपर जो है वो ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया है कि ये नाकाबंदी का तसलसल जो है वो हमारी जो बमबारी है उससे मुख्तलिफ नहीं है, और उसका जवाब फ़ौजी रद्द अमल के साथ ही जो है वो होना चाहिए। बाकिर ग़ालिबाफ ने कहा कि ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान सरप्राइज़ हमले के लिए वक्त लेना है, ईरान को ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान दूसरे मरहले की तरफ जो है वो बढ़ना चाहता है और चाहता है कि सूरत हाल बेहतर हो। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है। ज़रा सूरत हाल आगे क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता, हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुर्तज़ा नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मुर्तज़ा साहब फरमाइएगा कि पूरी दुनिया किस वक्त नज़र पाकिस्तान में है, आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए हैं? क्या लग रहा है आपको कि ये जो 2 दफ़ा तारीख जो है वो तब्दील हुई और अब जो है वो कहा जा रहा है कि फ्राइडे तक हो जाएगी सिचुएशन, एक्चुअली डेडलॉक बना हुआ कहाँ पर है? ईरान की एंड पे बना हुआ है ये तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं? बहुत शुक्रिया शामिल गुफ्तगू होने का मौका दिया। देखिए, ये जो आप ब्लॉकेड देख रहे हैं
और ये जो सीज़ फायर को आप सीज़ फायर की डेट को एक्सटेंड करना देख रहे हैं और ट्रम्प के जो शिद्दत पसंदाना बयानात देख रहे हैं, इसके पीछे 2 एहतमालात रखिएगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जी। ये मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कहीं एक मरतबा। देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, नेतन्याहू और ट्रम्प शायद अभी तक ये ख्वाब देख रहे हैं कि ईरान के अंदर किसी तरह सोसाइटी डिवाइड हो जाए। यानी जब हम उनके स्ट्रक्चर को हिट करने की बात कर रहे हैं, उन्हें जब स्टोन एजेस में ले जाने की बात कर रहे हैं, उन्हें पत्थर के ज़माने में उन्हें खाक में मिलाने की बात करें, तो उसके ज़रिए अभी तक इन्हें उम्मीद है कि मैं भी पॉसिबल ईरान के अंदर से कोई एक ऐसी जमात उठे जो कहे कि हम जंग नहीं चाहते हैं और डायलॉग्स के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किए जाएँ। तो यानी जो चीज़ें हम जंग के मैदान से हासिल नहीं कर सके हैं, उन्हें यहाँ से हासिल कर लें, नंबर 1। नंबर 2, इस सीज़ फायर को एक्सटेंड करने का मकसद ये भी हो सकता है और इन बयानात का मतलब ये भी हो सकता है कि ईरान पर डायरेक्ट प्रेशर डालकर, या तो मैंने मुज़ाकरे की मेज़ पर बिठाने से पहले डायरेक्ट प्रेशर डालकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल्स अचीव किए जाएँ जो जंग में हासिल नहीं कर सके, या फिर इस सीज़ फायर के ज़रिए अपनी तैयारियों को दोबारा से, अपने आप को दोबारा से रीअरेंज करके, रीबिल्ड करके दोबारा ईरान पर हमले की कोई फ़िज़ा बरकरार की जाए। लेकिन ये दूसरा एहतमाल जो हमले का है, ये कम है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि 12 रोज़ा जंग में भी मैंने यही कहा था कि इस 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान हमला नहीं करेगा और अमेरिका हमला नहीं करेगा ईरान पर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसराइल के ज़रिए अमेरिका तमाम टेक्निक्स को आजमा चुका है और उसमें नाकाम रहा कि ईरान को ये डिफीट कर सकें या ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकें। लेकिन ये जहालत इख्तियार की डोनाल्ड ट्रंप ने। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये जहालत अगर डोनाल्ड ट्रंप इख्तियार करेगा, इस रास्ते पर जाएगा कि जो जंग का रास्ता ईरान के साथ, ये दलदल में फंसेगा, फिर ये खुद नहीं निकल पाएगा। इसके बदले आबना हुर्मुज़ भी बंद होगा। आप नॉट इन प्रोग्राम आप देखिएगा, और आबना हुर्मुज़ जब बंद होगा तो पूरी दुनिया इसकी तपिश और शिद्दत को महसूस करेगी। लेकिन ये बेवकूफ़ी हुई और अभी भी इसी बेवकूफ़ी के इम्कानात 1 या 2% मौजूद हैं। पहली वजह जो है वो ज्यूइश ज़ायनिस्ट लॉबी है जो अमेरिका के अंदर फुली एक्टिव है और पहली मरतबा तारीख़ में उस ज़ायनिस्ट लॉबी के ख़िलाफ़ अमेरिका में शदीद तरीन आवाज़ें उठी। और दूसरी वजह एप्स्टाइन फाइल्स का सिलसिला है। तो बाकी कोई भी आकिल इंसान इन 2 चीज़ों को आप माइनस कर दें, कभी भी कबूल नहीं करेगा कि ईरान पर अमेरिका बराह रास्त कोई हमले का एडवेंचर करे, क्योंकि पहले ही दुनिया जो है वो एनर्जी क्राइसिस से 2-4 हो गई है। अगर आज ही इस जंग को ख़त्म कर दिया जाता है सेटलमेंट के ज़रिए, तो दुनिया में 2 से 3 साल तक एनर्जी क्राइसिस जो ये पैदा हुआ है, इसके असरात रहेंगे। और अगर खुदा न खास्ता हर इंसान ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हर आकिल, हर दानिश्वर, हर बाशूर ये कह रहा है, अगर ये जंग दोबारा छिड़ गई और इसी तरह से प्रोलॉन्ग हो गई, तो न जाने कितने सालों तक दुनिया को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा और दुनिया तरक्की के बजाय जवाल की तरफ चले जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो है वो सब आपको नज़र में रखनी होंगी। जी। चूँकि ईरान जो है वो डिले कर रहा है, क्या इसकी वजूहात ये हैं कि वो कुछ ऐसी शराइत रख रहा है, या इसकी उनकी जो पहली शराइत थी उससे अमेरिका ने या तो बैकआउट कर लिया है, या उन्होंने कोई शराइत में न्यू चीज़ें ऐड की है जो उनको लगता है कि नहीं मानी जाएगी, या फिर तीसरी चीज़ ये कि ये भी कयास आराइयाँ हो रही है कि शायद पासदारान इनकलाब वालों ने अपने ही अब्बास जो उनके स्पीकर हैं, अब्बास अरागची साहब हैं, उन सबको नज़रें बंद कर दिया है, या फिर उनके सामने आके खड़े हो गए हैं कि आपने ये चीज़ें मनवानी हैं। इन तीनों में से क्या वजह आपको लग सकती है, क्या हो सकती है? देखिए शुरू की 2 वजूहात को आप ले लीजिए। तीसरी वजह काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि अब्बास अरागची साहब अपना काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अपना काम कर रहे हैं, निज़ामी हजरात यानी मिलिट्री अपना काम कर रही है। तीनों अपने अपने मदार पे जो उनका डोमेन है उसके अंदर काम कर रहे हैं। देखिए, पहली वजह तो ये है, आप JCPO से लीजिए मामले को। 2015 में पुल आउट कौन हुआ, एग्जिट कौन हुआ? ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए वो जो 2015 में जो JCPO इनके दरमियान हुआ था, एक पैक्ट हुआ था। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद अमेरिकन जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं या वहाँ के जो दानिश्वर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस जंग की वजह जो बनी वो 2015 में ट्रंप का JCPO से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पुल आउट होना वजह बनी। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए JCPO से पुल आउट होना, फिर 12 रोज़ा जंग से पहले मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर ईरान को जो है वो लारे दे देकर, लॉलीपॉप दे देकर फिर उनके ऊपर हमला करना, फिर इस जंग से पहले फिर हमला करना। आप मुझे बताइए ना, एक इंसान आपको रोज़ एक कहानी सुनाए और उस कहानी के बरक्स अमल करे, रोज़ एक कहानी सुनाए, उस कहानी के बरक्स अमल करे जो कि आपके मफादात के खिलाफ हो, तो आप कब तक उसको हमदर्दी की बुनियाद पर या हुस्न नियत की बुनियाद पर छोड़ती रहेंगी कि इस दफ़ा हो सकता है ये ठीक काम कर ले? कब तक? सही बात है। आखिर कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देगा।
तो सबसे बड़ा मसला जो हुआ है वो ये है कि ईरान कहता है कि हमें एश्योरेंस चाहिए, क्योंकि अमेरिका धोखेबाजियों में, बदअहदियों में उरूज पर पहुंच चुका है। और अमेरिका ने एक दुनिया में ऐसी गलत बुनियाद रखी है कि जिसके तहत अब जिस कौम का जब और जहां दिल चाहे उस दूसरे मुल्क के वसाइल पर कब्जा करने के लिए वो धड़ल्ले से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मुज़ाकरात की मेज़ पर बुलाए और नीचे से टांगे काटे। एक ऐसी गलत रिवायत की बुनियाद, और इसकी बुनियादी वजह अमेरिका का तकब्बुर और गुरूर था, जो फ़िरौनियत उनके अंदर आ गई थी। तो हम ईरान नहीं, आप और मैं, एक सादा सा सवाल है मुआशरे के, आप और मैं एक हम फर्द हैं। अगर आपको और मुझे एक आदमी मुसलसल धोखा देता रहे तो मैं कब तक उस पर यकीन करूंगा? एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा मिलाकर, इसके बाद तो नहीं करूंगा। तो ये एक सूरत हाल है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, दूसरी वजह ये है कि ईरान जी नहीं, आप बात कंप्लीट कंटिन्यू करें। देखिए, मैं वजह क्लियर कर दूं ना, आपने 3 सवाल पूछे थे। दूसरा रीजन ये है कि जंग के अंदर पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि ईरान अपर हैंड पर है। ईरान ने अमेरिका को डिफीट किया है। अमेरिका अपने किसी एक गोल को भी अचीव नहीं कर सका, जबकि ईरान डिफेंसिव पोजीशन में रहकर भी इस खित्ते से अमेरिका को पीछे धकेलने में कामयाब हुआ, उनके एसेट्स को हिट करने में कामयाब हुआ। तो ईरान अपर हैंड पर है। तो ये दस्तूर दुनिया है कि जो अपर हैंड पर होता है वो अपनी शराइत पेश करता है, और जो लोअर हैंड पर होता है वो उसकी जुज़ियात तय करता है। बात समझ रहे मेरी? तीसरी रीजन जो आपने कही कि निज़ाम और यानी मिलिट्री और डिप्लोमेट्स के अंदर, यही बात मैंने देखें प्रोग्राम की इब्तिदा में अर्ज की। ट्रंप और नेतन्याहू ये जो अफसाने गढ़ रहे हैं, इसके पीछे बुनियादी इल्लत ही यही है कि किसी तरह से ईरान को डिवाइड दिखाया जाए, या किसी तरह से ईरान की अवाम, गवर्नमेंट और मिलिट्री के दरमियान किसी किस्म का कोई डिवीजन पैदा किया। आप इसको पागल नहीं समझें, ये ट्रंप पागल या दीवाना नहीं है भाई। इस जंग के अंदर ट्रंप की फैमिली ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार किया है। एग्जैक्टली, हाँ, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि ट्रंप जो भी ट्वीट करता है उसके बाद यूएस के शेयर्स और स्टॉक एक्सचेंज में एक नई पेशरफ्त सामने आती है। सो डू यू थिंक वो यही खेल रहा है? वैसे भी नहीं, देखें, पाकिस्तान में जब किसी ने इस मसले के ऊपर बात नहीं की थी, उस वक्त मैंने इस इशू को एक निजी टीवी चैनल के ऊपर एक्सपोज किया था। मैंने कहा अभी आप चंद दिनों बाद इस स्कैंडल को खुद अमेरिका से उठते हुए देखेंगी। सट्टे लग रहे हैं इस बात के ऊपर कि फलाना बंदा शहीद होगा या नहीं होगा, फलाना दिन हमला होगा या नहीं होगा। सट्टे लग रहे हैं। मार्केट तो आप छोड़िए, कुमारबाजियां हो रही हैं, शर्तबंदियां हो रही हैं। ये इतने जालिम और जाबिर लोग हैं कि जो लोगों की जिंदगियों पर, आम इंसानों की जिंदगियों पर, दुनिया की तबाहियों पर सट्टे खेलते हैं। समझ रहे हैं? तो इनकी मैं अपने असल मकसद की तरफ आएगा। ये जो नुक्ता मैंने आपकी खिदमत में प्रोग्राम के भी इब्तिदा में अर्ज किया, ये जो ट्रंप बयानात देता है, धमकियां देता है, तजादात पैदा करता है, और ये जो थ्रेट्स वगैरह का सिलसिला है, ये पागल या दीवाना नहीं है। अमेरिकन मीडिया ऐसे कह देता है कि ये साइको है, ये पागल। ना 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 ना, ये साइको नहीं है। इसका काम यह है कि ये किसी भी तरह से, क्योंकि इसके लिए अभी सबसे बड़ा मसला यह है मुज़ाकरात के अंदर कि ईरान की जो अवाम है वो ईरान की मिलिट्री और ईरान की पॉलिटिशियन एक पेज पर है। तो इसके लिए मुश्किल हो रहा है कि किस तरह हम काम निकालें। तो ये कोशिश ये कर रहा है ये दीवाना के किसी भी तरह से ईरान की सोसाइटी के अंदर, ईरान के मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर इख्तलाफ पैदा किया जाए, और कुछ ऐसे ग्रोहों को वहाँ पैदा किया जाए कि जो आवाज़ उठाएं कि बस ये हमारे मसाइल हल हो गए, मुज़ाकरात किए जाएं, कुछ लोग और कुछ लोगों की बुनियाद पर काम किया जाए। ऐसा ग्रुप पैदा हो जाए तो ईरान के अंदर इंटरनली प्रेशर डेवलप हो। लेकिन इसकी बदनसीबी ये है कि इसने जो वादे किए थे ईरानी आवाम से कि हम रिजीम चेंज नहीं करेंगे, ईरान की आवाम का मुस्तकबिल आगे बढ़ाएंगे, उनको बेहतरीन बनाएंगे, डेमोक्रेसी का मौका देंगे, फला फला, ये सब कहकर आने वाला ट्रंप जो है वो ईरान को ये धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दूंगा, तुम्हारा तेल मुझे चाहिए, तुम्हारे मामलात मुझे चाहिए। एक दफा कहता है कि ईरानी आवाम जाहिल हैं, ईरानी आवाम जिन्नात में से हैं, ये इंतहाई दुनिया की बदतरीन कौम। तो वो लोग जो कल तक ये ख्याल ये सोच रहे थे, कुछ एक 10-20% का ग्रुप, कि ये हमारे लिए कोई निजात दहिंदा है, अब उन्हें पता चल चुका कि हमारे घरों पर हमला करके इसने हमारे ही बच्चों का कत्ल किया। आप तो ये सारे मामले और ये कोशिश ट्रंप की है। हाँ, कि एक तरफ आप रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों को हुकूक दिलाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक बच्चियों के स्कूल पर हमला करके 168 बच्चियों को जो है वो शहीद कर दिया गया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस की, उस पर ब्लॉकेट लगा हुआ है। जो बाकिर कालिबाफ की तरफ से बयान सामने आया, रिसेंट बयान उनका, उसमें भी यही कह रहे हैं कि जंग बंदी हमारे लिए भी बमबारी से कम नहीं है, जो ब्लॉकेट इस वक्त जो है वो लगा हुआ है। सर, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस के हवाले से डिमांड्स हैं क्या ईरान की? बनती क्या है ईरान की? ईरान उससे हासिल क्या करेगा? क्योंकि न्यूक्लियर के हवाले से तकरीबन बात जो है वो तय जो नज़र आती है, 5 साल 20 साल का जो फ़र्क है, ठीक है, उसके ऊपर बात होगी। सैंक्शंस जो है वो हट जानी है, जिसमें $20 अरब इनको मिलना है, और उसके अलावा तिजारत शुरू होना।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो खड़ा हुआ है और उस पे ईरान चाहता है, और एक आप जो जिक्र कर रहे हैं कि वो अश्योरेंस चाहता है कि कोई जिम्मेदारी ले कि दोबारा से जो है वो हमला नहीं होगा, यही दो पॉइंट्स बज़ाहिर जो है नज़र आते हैं जो इस वक्त डेडलॉक का शिकार है। देखिए ना, अब तो पूरी जंग ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आके अटक गई है। हाँ। इसके लिए अमेरिकन जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, जॉन मर्शाइमर और जेफरी सैक्स, जो उनके इकोनॉमिस्ट हैं, टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं, उन दोनों का ये कहना है ये मौसूल गए थे न्यूक्लियर असासे लेने के लिए, उनको न्यूक्लियर जो है वो बम देकर आ गए, और वो न्यूक्लियर बम क्या है, वो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। देखिए, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, मेरा नहीं ख्याल ईरान किसी तौर छोड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह बताता हूँ। देखिए, उसकी भी रीजन है। एक तो अमेरिका जब भी कोई वादा करता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उस वादे से एग्जिट भी हो जाता है। इसका कोई भरोसा नहीं है ना, कौन अच्छा जमानत कौन देगा कि अमेरिका ने जो वादे आज किए हैं और कहे हैं कि इनको हम ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करेंगे, उस ग्रेजुअली की जमानत कौन देगा? क्योंकि ये तो इंतहाई झूठे और मक्कार लोग साबित हुए ना। अब तो पूरी दुनिया जानती है कि ये वाहिद वो मुल्क है जिसने मशरिक से लेकर मगरिब और शुमाल से लेकर जुनूब तक दुनिया में जितनी जंगें लगी हुई हैं, या बिल वास्ता या बिला वास्ता अमेरिका का ही हाथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कौन इन पर यकीन करेगा? इसलिए ईरान अपना हुर्मुज को, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को नहीं छोड़ेगा। ईरान कहता है हमारे तकरीबन 280 बिलियन डॉलर के डैमेजेस हैं, भैया हमें कौन पे करेगा? ठीक है, आप हमें पे करें, उसके बाद हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने पे नहीं करना है तो हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को अपने कंट्रोल में रखेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के जरिए जो हमारी इनकम होगी सालाना, उससे हम अपने डैमेजेस को रिपेयर करेंगे, और जितने हमारे लोग शहीद हुए हैं उन्हें भी हम एकोमोडेट करेंगे। तो और दूसरी वजह देखिए, 47 साल से ईरान पाबंदियों का शिकार था। दुनिया को एहसास नहीं हो रहा था कि वो किस तरह से अपने लोगों को डील कर रहा है, 9 करोड़ की आबादी को चला रहा है, एक अच्छे माहौल के अंदर एक अच्छी जिंदगी देके। ये जो 40-45 दिन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड हुआ ना, तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि सैंक्शंस होते क्या है, अगर हम पे लग जाएं तो हमारा क्या हाल होगा। ये पूरी दुनिया को पता चल गया। और ईरान ने जंग के पहले दिन ये कहा था कि हम इस जंग को इतना ऊपर लेकर चले जाएंगे कि पूरी दुनिया इस जंग का तावान भरे, और आइंदा 1000 साल तक कोई कुव्वत ये ना सोचे कि हम ईरान पर हमला करेंगे, उनके जहन में भी ना आए। और वो वाकई ऐसा हुआ। इन्होंने दुनिया इस जंग के हजीने को, इस जंग की कॉस्ट को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि इस वक्त दुनिया का हर मुल्क बराह रास्त या बिलवास्ता या बिलावास्ता मुतासिर हो रहा है। तो ईरान के पास एक ऐसी कुंजी आ गई है, तमाम दानिशवरों के मुताबिक, जो शायद एटॉमिक 50-60 वॉरहेड से भी ज्यादा कीमती हो। क्योंकि इसराइल के पास तो 200 वॉरहेड है एटॉमिक, लेकिन मसला ये है कि उससे इसराइल क्या फायदा उठा सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन ईरान के पास ये जो सिंगल वॉरहेड, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, जो 33 किलोमीटर की टेरिटरी है, और वो भी ऐसी पेचीदा टेरिटरी है कि उसके अंदर अमेरिका अपने तमाम वसाइल के बावजूद नहीं आ पा रहा है, और मजबूर हो गया कि बाहर से मुहासरा करे। अब होगा क्या? एक दुनिया के लिए नया अज़ाब। जो किश्ती ईरान को सिक्योरिटी पे करेगी, वो वहां से निकलेगी, उसको आगे वो रोक देंगे। ये तो मजीद क्राइसिस पैदा करने वाली बात है। थैंक यू सो वेरी मच मुर्तज़ा नगरी साहब, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त पॉइंट्स जो हैं उनकी निशानदेही की है। इंशाल्लाह कल इस पे दोबारा हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है राशिद नकवी साहब ने तेहरान से। उनसे जानते हैं कि ईरान जो डिले कर रहा है और वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आ रहा है, उसके पीछे वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। शायद हमारी कॉल जो है वो थोड़ी देर में मौजूद होंगे, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं ईरान के अंदर की सूरत हाल के। ईरान में इस वक्त क्या चमगोइयाँ चल रही हैं, और ये जो अवाम का 3 क्या किस्म के नजर आ रहा है, गवर्नमेंट जो है वो क्या काम कर रही है, और ईरान के अंदर से खबरें जो हैं वो इस वक्त क्या हैं, उसके लिए राशिद नकवी साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। बट द थिंग इज कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त एक ऐसी, राशिद नकवी साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, हम सुन रहे हैं जी। आप सर बताइएगा, इस वक्त जो डिलेड सिचुएशन हमें देखने में आ रही है ईरान की मुज़ाकरात की टेबल पर आने की, पहले उन्होंने एग्री किया था, बट अब वो जो है आज का दिन था वो उस पर नहीं आए, अब वो थोड़ा आगे चली गई है, पोस्टपोन हो गई है। क्या वजूहात हैं, और क्या हमें लगता है कि मुज़ाकरात की जो अब नेक्स्ट डेट उन्होंने बताई है उस पर ईरान जो है वो एग्री करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव है ना, वो अमेरिका की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है। ईरान ने तो उसका आगाज नहीं किया था, फिर ईरान ने बाद इस्लामी ममालिक के इसरार पे ये सिलसिला आगे बढ़ाया, जिसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा वाज़ेह और नुमायां है। और उसी बुनियाद पे इस्लामाबाद में पहला दौर मुकम्मल हुआ, लेकिन उसमें भी अमेरिका ने हस्बे मामूल, हस्बे तवक्को वही
अमूर अंजाम दिए हैं जो पहले 2 मुज़ाकरात या पहले माजी में वो करता चला रहा है। तो इस दफ़ा तीसरी बार भी उसने पहले से बढ़ के, मैं समझता हूँ कि एक तो सीज़ फायर की मुखालफत की, आपना हुर्मुज़ के अंदर जिस अंदाज से उसने समुद्री नाकाबंदी की और ईरान की एक शिप को भी अपने कब्जे में लिया, तो इस जंगी सूरत हाल में बकौल डॉक्टर तालिबाफ के दबाव के साथ और गन पॉइंट पे तो मुज़ाकरात नहीं होते, गन पॉइंट पे तो फिर जंगें होती हैं और हम जंगों के लिए तैयार हैं। तो बुनियादी वजह तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है, और डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के पीछे अब ज़ायनिस्ट लॉबी को आप कह सकते हैं, या उसकी कोई गैम्बलिंग है, या उसका कोई ब्लफ है, या उसका एक रवायती एक तरीकाकार है कि जिसके जरिए वो दबाव के साथ स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी अपनाता है और फिर उसके बाद अपनी उस डील को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। तो वो एक डीलर है, तो वो आलमी मसाइल को भी उस तरह की, जो जिस तरह की वो कारोबारी डीलिंग करता है उसी तरह की डीलिंग करके वो किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रहा है। बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन जो चीज सामने नजर आ रही है वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के मुतजाद बयानात और धमकी आमेज गुफ्तगू और आए दिन मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपने मौक़िफ़ को बदलना और ईरान को और ईरानी अवाम को शिकस्त खाने के बावजूद अपने आप को फातेह करार देने की नाकाम कोशिश करना और किसी ऐसे एक फेस सेविंग के लिए तलाश करना कि जिसके ज़रिए से वो दुनिया को ये बता सके कि वो इस वक्त फातेह है और उसने जो जंग शुरू की थी, जिन मकासद के लिए शुरू की थी, वो मकासद उसने हासिल कर लिए। लेकिन ये एक ऐसा झूठ है, ये एक ऐसी बेमानी और बेबुनियाद बात है कि इसमें कोई यकीन नहीं करता, और दुनिया भर की तरफ से उस पे जब लान तान होती है तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके वो फिर कोई ना कोई, जिसे उसे आप कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो फिर इधर उधर की वो बातें शुरू कर देता है। आप देखें कल की अगर उसकी आप जो मीडिया के साथ टॉक है और मीडिया के साथ मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ उसका बाकायदा, जिसे आप कह सकते हैं कि तू मैं हुई है वहां पे, और जिस अंदाज से वो बरसा है मीडिया पे, उससे बखूबी अंदाजा होता है कि अंदर से वो इस वक्त शिकस्त खुर्दा है और उस फ्रस्ट्रेशन की बुनियाद पे वो कोई ऐसे फैसले, एक ऐसे सहारे की तलाश में है कि जो उस डूबते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो बचा सके। लेकिन ईरान अपने मौक़िफ़ में डटा हुआ है, बड़ा स्मूथली, बड़ी स्लो एंड स्टडी अपनी आवाम को साथ लेके वो आगे बढ़ रहा है और जंग के लिए भी तैयार है और मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ट्रंप सर, ये जो कुछ आवाजें उठ रही हैं कि शायद ईरान के बीच अपने ही लोगों में शायद कोई इख्तिलाफ समझा जा रहा है, कोई तफरका है, पास्ताराने इनकलाब और अब्बास सिरागची टीम, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लोगों को इस वक्त जो तशवीश हो रही है, और जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडाज भी जो है इजराइल की तरफ से भी, इवन बाहर की तरफ से भी किए जा रहे हैं। सो आप ज़रा बताइएगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है? देखें, जो ईरानी सोसाइटी को या ईरानी सिस्टम को नहीं समझते ना, वो तो ये प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, लेकिन ईरान के अंदर ये बात किसी तरीके से भी या किसी उन्वान से भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ पे सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी हो या वजारत खारजा हो या इनके दूसरे इदारे हों, देखिए बुनियादी तौर पे जो यहाँ का सिस्टम है विलायत फ़कीह, जिसके अंदर हम लोग आम तौर पे जिसको सुप्रीम लीडर कहते हैं, वो तमाम फोर्सेस का इंचार्ज होता है, उसी के कहने पे ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और है, प्रेसिडेंट और है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और है, नहीं, क्योंकि एक ही शख्स के अंदर ये के नीचे ये सिस्टम चल रहा होता है, लिहाजा यहाँ पे इख्तलाफात की गुंजाइश बहुत कम होती है। लेकिन बिलाखिर जिंदा मुआशरा है, मुआशरे के अंदर डिस्कशंस होती हैं, मामलात पे एक दूसरे को दलाइल दिए जाते हैं। ईरान की मीडिया के अंदर आप जैसे इशारा कर रहे हैं कि जो वजारत खारजा का एक मौक़िफ़ कहें या आप उसको डॉक्टर इराक़ची की बात करें, वो भी आते हैं, अपने दलाइल पेश करते हैं। जो डॉक्टर तालिबाफ हैं वो भी आते हैं, उनके स्पोक्समैन खुद, उनके बयानात, उनके ट्वीट वो भी सामने हैं। इसी तरह अवाम भी जो अपने ख्यालात है वो हर रोज़ जो शाम को, रात को तेहरान, ईरान, मुख्तलिफ शहरों में जो इज्तिमात होते हैं वहाँ पे वो अपना मौक़िफ़ भी दे रहे होते हैं। लिहाजा आप अगर तीनों तरफ से देखें, यानी अगर हम इस वक्त ईरान की सोसाइटी को यानी एक मीडिया के उन्वान से तकसीम करें, तो या तो वहाँ पे वजारत खारजा के तर्जुमान की बातें मीडिया में आ रही होती हैं, या उनका जो फौजी
हेडक्वार्टर है खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर, उसके जो स्पोक्समैन है जुल्फिकारी इब्राहिम जुल्फिकारी, या उनकी बात होती है, या आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो बयान है, तो 3 बुनियादी तौर पे ये सोर्सेज हैं कि जहां से आप अक्स कर सकते हैं कि ईरान का मौकिफ क्या है। आप गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर इन तीनों कुव्वतों के बयानात का अगर सरसरी जायजा भी लें तो आपको ये सब एक पेज पे नजर आते हैं। ठीक सर, हम ब्रेक पे जाने से पहले एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको कि फ्राइडे को मुज़ाकरात का जो फैसला है वो हो जाएगा या नहीं, क्या लगता है आपको? देखिए, ईरान ने ओपनली अपना मौकिफ पाकिस्तान को भी दे दिया है, यहाँ के मीडिया भी उसने बात कर दी है कि हम मुज़ाकरात से भागने वाले नहीं है, हमारे पास लॉजिक है, जिसके पास लॉजिक है वो मुज़ाकरात से भागता नहीं है। लेकिन मुज़ाकरात के लिए जो शराइत होती हैं, जब तक वो शराइत मुहैया नहीं होगी तो उस वक्त कैसे मुज़ाकरात में ना आपको मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का अंदाजा है, ना आपको मुज़ाकरात की मेज पे बैठने का अंदाजा है कि कौन क्या करेगा। और यहाँ तक कि ज़ायनिस्ट लॉबी ने ईरानी हुक्काम के बारे में पिछले जब वो इस्लामाबाद गए हैं तो उनको थ्रेट भी किया गया है। तो जहाँ पे आपके मुज़ाकरात में शरीक होने वाले जो अफराद हैं उनकी जिंदगी भी खतरे में हो, पेश की शराइत भी ना मानी जाए, आइंदा के लिए भी कोई गारंटी ना हो, और डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त चाहे जिस तरफ चाहे यू टर्न ले लें, तो इस तरह बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात बन नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद नकवी साहब, ईरान से हमें ज्वाइन कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात हेडलाइंस के वक्त हुआ चाहता है, एक वक्फा शामिल करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में, जहाँ बात आती है इंसान को फ़िट रहने की, अपना वज़न बरकरार रखने की, मेंटेन रखने की, वहाँ ही वज़न कम करने के बहुत सारे हमारे पास अमल भी सामने आते हैं, जिसमें एक तो क्रैश डाइट्स होती हैं, कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीक़ाकार अपनाते हैं, और कुछ जो है वो जिम का रुख ज़्यादा करना बेहतर पसंद करते हैं बजाय इसके कि इन बाकी चीज़ों का लिया जाए सहारा। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से आज हम बात करेंगे। ये एक बेहतर और मुअस्सर तरीका भी है। इसमें आपको ग़िज़ा में जो चीज़ें दरकार होती हैं ग़िज़ाइयत की, वो तो सारी मौजूद होती हैं, लेकिन 16 घंटे आपको फास्टिंग में रहना पड़ता है, और 8 घंटे के एक दौरानिए उसमें विंडोज़ होती हैं, दो उसके दौरान आप खा सकते हैं। ये तहकीक के मुताबिक फास्टिंग, हाँ, ये तहकीक के मुताबिक वज़न कम करने का एक मौसर तरीक़ाकार है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप काफ़ी देर दौरानिए में भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से आपके इंसुलिन लेवल बेहतर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि क्रैश डाइट्स जो होती हैं वो आपकी सेहत पर मुज़र असरात भी छोड़ती हैं, और इवन आई नो अ पर्सन जो कि बिल्कुल क्रैश डाइटिंग पे चले गए थे। ही इज़ अ वेरी सीनियर एंकर पर्सन, और लेकिन वो उनकी एज जो उनकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, और क्रैश डाइट की वजह से उनको हार्ट अटैक का सामना भी करना पड़ा था। सो ये इस हद तक ख़तरनाक भी हो सकते हैं, और इसी पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही है मनाहिल हारून। अस्सलाम वालेकुम मनाहिल। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मनाहिल। आजकल लोगों को अपना वज़न कम करना बहुत जो है अच्छा लगता है कि वो खूबसूरत और जाबिर नज़र आए, मुश्किल भी लगता है। उसके लिए वो डिफरेंट तरीक़ाकार जो है वो अपनाते हैं। कुछ बिल्कुल क्रैश डाइट्स पे चले जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी सहारा लेते हैं। आपके ख़्याल से इंटरमिटेंट फास्टिंग मौसर तरीका है, बेहतर तरीका है, या फिर आप अपनी पोर्शन डाइट के साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को मेनटेन करें तो वो बेहतर तरीका है? अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें तो ये हम आजकल क्रैश डाइट ही इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि ना ही हम इसमें अपनी कैलोरीज को पूरा कर पाते हैं और ना ही हम न्यूट्रिशन को बेहतर तरीके से ले रहे होते हैं। तो पहले जो साइंस था वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इससे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलते थे। लेकिन आजकल क्योंकि लोगों को इसको करने का तरीका सही नहीं आता
जिसकी वजह से अब हम इसको भी क्रैश डाइट ही कंसिडर करते हैं और ज़्यादा हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हम ज़्यादा बैलेंस डाइट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ खाते हुए भी आपको सेम इफेक्ट्स मिल रहे हैं, अच्छे इफेक्ट्स मिल रहे हैं, तो फिर ऐसी किसी भी क्रैश डाइट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते, जिनको बिंज ईटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए फिर ऐसी क्रैश डाइट्स जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग है बहुत अच्छी रहती है। लेकिन यही है कि कोई भी क्रैश डाइट अगर आप करते हैं तो 20 दिन से ज़्यादा ना करें। अच्छा, ये जो मैंने अभी अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई नो पर्सन जिनको, लेकिन मैंने अगेन वही बात की कि उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा थी, हो सकता है उनकी एज 42-40 के इस तरह ही अराउंड हो, वो क्रैश डाइट पे गए और उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। क्या ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है? इतने इस हद तक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं, और आपकी मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी क्रैश डाइट कर सकते हैं या नहीं। अब जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की जाए तो जो हमारे पास टीनेजर्स हैं या प्रेग्नेंट वुमन हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं या डायबिटिक लोग होते हैं या जिनको बीपी का मसला रहता है, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, ऐसे सारे लोग जो हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको नहीं कर सकते। सो अब अगर आप हेल्दी हैं, कोई मेडिकल इशू नहीं है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, वरना आप अपने डाइटिशियन से पूछें, क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं और आपको मेडिकल इशू है तो वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा उसके साथ। इसी वजह से फिर आपको ये हार्ट अटैक, इंक्रीज इश्यूज नजर आते हैं। ऑलराइट मनाहिल, ये बताएं कि आजकल कौन सी डाइट्स जो हैं वो इन है, किस तरीके से जो है वो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हर टाइम पे एक दौर आता है, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का आता है, कभी क्रैश डाइट का आता है, आजकल क्या डाइट जो है वो इन है? बैलेंस्ड डाइट। आजकल वेट लॉस इंजेक्शन ज्यादा इन है अगर हम देखें तो। वैसे आजकल अगर हेल्दी हम देखें तो वो बैलेंस डाइट ही है, फैट लॉस है। बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि जी हमें मसल लॉस नहीं करना, हमें वेट लॉस की तरफ नहीं जाना, हमें फैट लॉस की तरफ जाना है, क्योंकि हमें एक अच्छी बॉडी अपीयरेंस चाहिए। जहां पर हम पहले टाइम की बात करें तो लोग सिर्फ वेट स्केल के साथ ऑब्सेस्ड होते थे कि जी 8 केजी आ जाए 10-15 दिन में, लेकिन अब लोगों को भी ये समझ आ गई है कि हमने फैट को कम करना है, ताकि वो हम दोबारा उसको गेन ना करें और फिर वेट लॉस और वेट गेन इस साइकिल में ना रहें। तो फैट लॉस जो है उसको मैनेज करने का क्या तरीकाकार है? और किसी को वजन गिराना हो, मतलब एक्चुअल डिफरेंस हमें क्या डाइट में फॉलो करना चाहिए? अच्छा देखिए, दोनों में कैलोरीज और फूड आइटम का डिफरेंस होता है। जहां हम वेट लॉस की बात करते हैं तो वेट लॉस में हमने ऐसी फूड आइटम्स लेनी होती हैं जिनकी कैलोरीज कम होती हैं, और जैसे अगर हम 1200-1100 कैलोरी ले रहे हैं और आप 90 केजी पे हो तो वो आपके लिए क्रैश डाइट कंसिडर होगी। वहीं अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपने अपनी बॉडी के मुताबिक कैलोरीज को सेलेक्ट करना है। जैसे अगर 90 केजी पे हैं तो आप स्टार्ट करेंगे 2000 कैलोरी से, तो यहाँ पे कैलोरीज का मार्जिन आ जाता है और साथ में फूड आइटम का आ जाता है। फैट लॉस में हम कुछ भी खाते हुए, हेल्दी कुछ भी खाते हुए, जैसे घर में बर्गर बना लिया, इस तरह से हम अपना वजन कम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ वेट लॉस की बात आती है तो आपने कार्ब्स को बिल्कुल ही कम कर देना होता है, और आप अपनी पसंद की चीजें नहीं खा सकते और आप बाहर का खाना भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये दो क्लियर डिफरेंसेस है। मनाहिल, एक और चीज़ आपने इंजेक्शंस का तो जिक्र किया। चले, इंजेक्शंस तो एक एक्सट्रीम केस हो जाता है कि आपको जब लगे कि मैं नहीं कर सकता तो मुझे उस तरफ जो है ना वो चले जाना चाहिए। किसी को रैपिड आई थिंक चाहिए हो, हाँ, इफेक्ट चाहिए, या किसी को रैपिड इफेक्ट जो है वो चाहिए उसके लिए। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स हैं इनकी कितनी ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, कब ज़रूरत पड़ती है, किसको लेने चाहिए, किसको नहीं लेने चाहिए, ये इसके लिए भी क्या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या कोई सिम्टम्स, कोई साइंस हैं हमारी बॉडी के जो हमें इंडिकेट करते हैं कि वी हैव द आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी, और वी शुड ऑप्ट द सप्लीमेंट्स एंड स्टफ? देखिए, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपको स्किन की पेलनेस हो रही है, डलनेस हो रही है, एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर आपको लगता है कि आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स हैं, चक्कर आते हैं, या सांस में मुश्किल होती है, जैसे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है अगर हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो अगर कोई भी आपको ऐसा सिम्टम नजर आता है जिसमें आप अनईजी फील कर रहे हैं, या आपको फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी जो है वो कम है, तो आपने डॉक्टर को दिखाना है, आपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं और फिर आपने सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना है। कोई भी सप्लीमेंट अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेते हैं तो हमें नहीं पता कि बॉडी में वो ज्यादा है या कम है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। अच्छा, ये बैलेंस आपने बताया जैसे अगर कि आपको डलनेस ऑफ स्किन होती है,
अगर एक इंसान जैसे को ये dullness सारी of चीज़ें skin ही है, हो, paleness है, अगर breathing उसको लगता problem है है। कि उसको चक्कर भी आते हैं और उसकी एनर्जी लेवल भी लो रहता है, उसकी स्किन भी पेल हो रही है, लेकिन कभी कभार हम ये कहते हैं शायद मौसम चेंज हो रहा है, शायद ये वजूहात हैं, सो उस वजह से हम इग्नोर और नेग्लेक्ट कितने करते रहते अरसे तक हैं। ये फेस करना सो पड़े? कितने अरसे तक जो है इसको डिले आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये फिर सीरियस इशू बन जाता है, तो डिले नहीं करना चाहिए। देखिए, आप महीने तक सिर्फ डिले करें और ब्लड टेस्ट आप ऐसे रखें कि हर 6 मंथ्स बाद आप रिपीट करें अपने ब्लड टेस्ट को, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा लेवल जो है वो कम हो रहा है, कौन सा ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक बेनिफिशियल मेथड है चेक करने का। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी हाइट के मुताबिक जो है, सपोज समवन इज 6'5", राइट, सो उसके हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए, सो दैट इज़ ओके, उससे उसको कम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इससे भी ऑब्सेस्ड होते हैं ना कि बस नहीं थोड़ा सा भी कुछ खा लिया, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि उल्टी करते हैं कि हम खाना वापस जो है वो निकाल लें कि हमने ज़्यादा खा लिया है और अब हमारा वेट ज़्यादा हो जाएगा। सो आपको क्या लगता है कि कौन सी हाइट के हिसाब से आइडियली कितना वेट होना चाहिए? सपोज समवन इज 5'6", तो उसका आइडियल वेट क्या होगा? देखिए, अगर कोई 5'6" है तो आइडियल वेट उसका 75 केजी भी हो सकता है, 70 केजी भी हो सकता है। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी बॉडी टाइप कैसी बॉडी है टाइप क्या है? और आप दिखने में कैसे हैं। हाँ, जी। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो बीएमआई पे डिपेंड करते हैं। बीएमआई एक ऐसा मेथड है जिससे हम हर बॉडी टाइप के लिए देख सकते हैं। जैसे अगर आप 5'6" हैं तो हमने कितना अपना वेट रखना है। लेकिन जो बीएमआई है वो भी एक प्रॉपर तरीका नहीं है आइडेंटिफाई करने का कि आपने वेट कितना रखना है। जैसे अगर मेरे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है और वो 75 केजी की अगर हैं और उनकी हाइट लेट्स से 5'4" है, तो वो हो सकता है 58 केजी पे भी बहुत अच्छे लगे हैं, हो सकता है वो 60 पे अच्छे लगे हैं। डिपेंड कर रहा है कि मैंने फैट परसेंटेज उनकी बॉडी से कितना कम किया है। तो आजकल जो है वो सारी हम देखते हैं कि आपकी अपीयरेंस कैसी है। पहले हम बीएमआई पे डिपेंड करते थे, तो आप बीएमआई भी ऐसा मेथड है जिस पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगेन अपनी अपीयरेंस को देखें। अच्छा, ठीक है। एक और चीज़ ना, आजकल बहुत ज़्यादा इसका रुझान बढ़ रहा है, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, मैदे की सर्जरी करवा रहे हैं टू गेट स्लिम, और आपका मैदा कम होगा तो आप खाएंगे कम और फिर आप पे मतलब आपको सामने जो है मोटे नहीं नजर आएंगे। सो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? क्या उसके बाद भी ऐसे लगता है, बेशक आपका खाने की पोर्शन कम हो जाती है, बट कितना अब जो हो सकता है आपकी बॉडी को ज़रूरत है जितनी कैलोरीज वो भी आपके बॉडी ना ले पा रही हो। सो हाउ डू यू थिंक कि कितना इफेक्टिव है या फिर कितना इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं? देखिए, इफेक्टिव इस तरह से है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप उसको कम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने सर्जरी करवाई है, तो वो फिर ठीक रहता है। या आपको डायबिटीज़ है, कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया। लेकिन जो लोग खुद ही से डिसीजन लेके करवा लेते हैं, उनके लिए फिर ये मेथड ठीक नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने सर्जरी कराई है, लेकिन उनका जो वेट है वो बाउंस बैक होता ही होता है, क्योंकि जैसे ही आप सर्जरी से वापस अपनी नॉर्मल रूटीन पे आते हैं, आप फिर से वैसा ही खाना शुरू कर देते हैं, तो आपने जो आपका श्रिंक हुआ वो दोबारा से आपका जो है वैसे ही हो जाता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स भी वैसे ही हो जाती हैं, आपने कुछ चेंज तो किया नहीं है, तो फिर आपका वेट गेन उतनी ही तेजी से वापस उतना ही बाउंस बैक होता है, और फिर हमें कम करने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि बॉडी जो है वो यूज टू हो जाती है और फिर उसका प्लेट्यू ब्रेक करने में हमें काफी टाइम लग जाता है। और इसके साथ फिर मेडिकल इश्यूज भी देखने को हमें मिलते हैं। जी। अच्छा मनाहिल, ये बताएं कि इस वक्त जो है ना एक और चीज़, नया कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है। कल भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे और फिर कहीं किसी और जगह पे बैठे हुए कि जिम जो है ना उसकी रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारी और एक्टिविटीज़ अब आ चुकी हैं, और अब ओवरऑल अपीयरेंस का जो है ना सिलसिला वो भी तब्दील हो रहा है। पहले वो पत्थर की बॉडीज़ के बने हुए जो इंसान होते थे जिम लगा लगा के, वो एक कॉन्सेप्ट चलता था। अब कॉन्सेप्ट ज़रा आ रहा है जब से जेन-ज़ी, जेन अल्फ़ा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कूल के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऑप्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो अपनी बॉडी बनाएं, ठीक है, मसल्स जो है वो बनाएं, आप फिट रहें। और एक्चुअली में जितने जिम वाले हैं, और मैंने खुद पर्सनली जिम जाता हूँ, देखा है, वो भी एक्चुअली उस तरीके से फिट नहीं है। जबकि उनके अल्टरनेट पे अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स प्लेयर जो होते हैं, या हाइकिंग करने वाला एक बंदा है, एक बंदा वो है जो रेगुलर रनिंग करता है, बैडमिंटन खेलता है, फुटबॉल खेलता है, वो ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा जो है वो एनर्जेटिक और ज़्यादा जो है ना वो फील करता है स्ट्रॉन्ग।
वनिस्बतन एक जिम वाले से। तो ये क्या जो है वो सिलसिला है, और वाकई में अगर जिम को ड्रॉप कर दिया जाए, डाइट पे कंट्रोल किया जाए और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी बढ़ाई जाएँ, साइकिलिंग, स्विमिंग, XYZ, तो आपको जिम की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी। इस बारे में क्या है, आप क्या कहती हैं? देखिए 50% बॉडी जो है वो आपकी किचन में बनती है और फिर 50% बॉडी आपकी जिम में बनती है। तो अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, घर में अपनी बॉडी को कम करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप घर में ही होम वर्कआउट्स कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रख सकते हैं, जैसे आपने कहा स्विमिंग, साइकिलिंग, जो चीज़ें आपको पसंद हैं फिजिकल एक्टिविटी में, आप वो कर सकते हैं। अब जिम जाना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने अपना मसल बिल्डिंग करनी है, बॉडी टोनिंग करनी है और उनको डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी डिसिप्लिन है तो आप घर में रह के भी अपना वजन कम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं कि जी हम वर्कआउट नहीं कर सकते, हमने सिर्फ डाइट से करना है। तो फिर हम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन डाइट से करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी एक प्रॉपर टोनिंग और मसल शेप और उसमें आए, तो वो घर पे रह के नहीं हो सकती, वो उसके लिए फिर आपको जिम जाना पड़ेगा। लेकिन आजकल हर कोई जो है वो जिम जाना इसलिए भी प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि टाइम नहीं है, और सेकेंडली अगर कोई जिम जा रहा है और उसकी बॉडी हम उस तरह से इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है। वो जिम जा रहे हैं लेकिन वो अपनी डाइट पे काम नहीं कर रहे। तो दोनों चीज़ों को आपने 50-50% साइड बाय साइड रखना होता है। तो इसी वजह से जो जिम जा रहे हैं वो ज़्यादा फिट नहीं लग रहे, या जो घर में कर रहे हैं बैलेंस रख के चलना होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वज़न कम करने के लिए, कितने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस के, आपका क्या कहना है? क्योंकि हम ये तो चले हमने कि वो सप्लीमेंट्स जिसमें वाइटामिन्स होते हैं, या हम आयरन या जिंक की डेफिशिएंसी के लिए जो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करी। वो सप्लीमेंट्स जो आप वज़न कम करने के लिए नेचुरल तरीक़ेकार से नहीं, बल्कि आप जो है वो ऐसी ही है जैसे इंजेक्ट करना कोई चीज़। तो ये सप्लीमेंट्स के थ्रू जो वेट लॉस जर्नी जा रही है, इसके नुकसानात कितने हैं? जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि वेट लॉस सप्लीमेंट दे दें जल्दी हो जाए, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये आपको पता ही नहीं है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसी बॉटल्स के पीछे इंग्रेडिएंट कभी भी मेंशन नहीं होता। सेकेंडली ये है कि ऐसे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी का पानी कम करते हैं, वाटर रिटेंशन। तो उससे क्या होता है कि स्केल पे जी 2 kg आ गया एक वीक, लेकिन अगले वीक वो चला जाता है। अगर वेट लॉस सप्लीमेंट से लोग पतले हो सकते तो आज हर कोई पतला होता और डाइट और जिम जाने की जरूरत किसी को भी ना पड़ती। सही है। तो ये जरूर लोग समझते हैं कि वेट लॉस सप्लीमेंट ले लेंगे तो हमारा प्रोसेस जो है वेट लॉस का वो ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ आपका वाटर वेट होता है। फैट को पिघलाने के लिए कोई भी सप्लीमेंट वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, आजकल ये जो ओज़ेम्पिक चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ओज़ेम्पिक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको डायबिटीज़ है या जिन्होंने कोई सर्जरी करवानी है और उनके पास वेट रिडक्शन का टाइम नहीं है, या फिर आप थोड़ा डिसिप्लिन चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप करवा सकते हैं। लेकिन आप इन इंजेक्शंस को प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो लोग इनको प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं जैसे 3 months 4 months, तो फिर उनका ज़ाहिरी नज़र आता है कि उन्होंने इंजेक्शन यूज़ किया है। जैसे आपने बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखा होगा कि ऑनलाइन पता चल जाता है कि इन्होंने ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल किया, क्योंकि आपकी जो अपीयरेंस है उसमें मसल वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है ओज़ेम्पिक के बारे में कि आपको इसको कंटिन्यू रखना पड़ता है, अगर आप इसको ड्रॉप करेंगे तो आप दोबारा से फैट गेन कर लेंगे, ये किस हद तक दुरुस्त है और वाकई में ऐसा होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि देखें आपने अपने लाइफस्टाइल पे काम नहीं किया और आपका जो ओज़ेम्पिक है वो लेने के बाद मैदा जो है वो श्रिंक हो जाता है एक टाइम के लिए। लेकिन जैसे ही आप इंजेक्शन छोड़ते हैं वो मैदा दोबारा वैसे ही हो जाता है। हमारा स्टमक वैसे ही हो गया, हमने वैसे ही खाना शुरू कर दिया। तो अगर आप वैसे ही खाएंगे तो फिर से वेट गेन होगा। सारा जो रोल है वो आपकी कैलोरीज का होता है। अगर तो फिर मनाहिल आप तो कह रही हैं कि इट इज बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, तो वो कैसे है बेनिफिशियल, ये ज़रा समझाइएगा। और वो लोग जब, जाहिर बात है आपने बोला प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते 3-4 महीने, वो जब ड्रॉप करेंगे 1-2 महीने के बाद ही, तो उन पर क्या असरात मुरतब होंगे? और अगर किसी ने यूज़ कर लिया है ओज़ेम्पिक तो अब वो उसको कैरी किस तरह करे थ्रू हिज और हर डाइट और डिसिप्लिन?
ठीक है। देखिए, जितने भी लोग ओज़ेम्पिक लेते हैं, बेशक आपको डायबिटीज़ का इश्यू है, नहीं है, तो ये शुगर लेवल को एक हद तक कंट्रोल कर लेता है और आपको वेट लॉस भी देता है, जिसकी वज़ह से आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहते हैं एंड देन यू फील ईज़ी। अब अगर आप ओज़ेम्पिक ले रहे हैं, बेशक आपको मेडिकल इश्यू है, नहीं है, इसको लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे आपने ओज़ेम्पिक लिया, उसके साथ आपका एक डाइट प्लान होता है और जैसे ही ओज़ेम्पिक स्टॉप होता है, तो वो डाइट प्लान आपका फिर रेस्ट ऑफ योर लाइफ कैरी होता है। अब डाइट प्लान में क्या होता है कि आपके बॉडी के मुताबिक आपको कैलोरीज़ दी जाती हैं, जो आपने लेनी होती हैं। लेट्स से अगर किसी का वेट 90 केजी है, उसने 2000 कैलोरी से स्टार्ट किया, तो हर 20 डेज़ बाद उसकी कैलोरी में 200 का हम डेफ़िसिट देंगे। जैसे 2000 थी, फिर 1800 कर देंगे, इस तरीके से। और फिर आपका जो एंडिंग वेट होता है, जैसे लेट्स से अगर किसी का 65 केजी है और हमने जो वेट लॉस डाइट प्लान है वो 1300 पे एंड कर दिया, तो रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपने उस कैलोरी को मेंटेन रखना है। फिर आप जो मर्जी खा सकते हैं, लेकिन आप उसी कैलोरी में रहते हैं, तो आपका ठीक। वजन नहीं बढ़ता। तो अगर आप प्रॉपर मेथड से उस इस्तेमाल को डेवलप कर लिया। अच्छा मनाइल, ये बताइएगा कि अब हम चूँकि हमने स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग से लिया था, सो दोबारा उसकी तरफ आते हैं एक नज़र के इंटरमिटेंट फास्टिंग से बेशक आपको नताइज मिल सकते हैं, बट वही बात है कि अगर आप कैलोरीज कम ले रहे हैं तो बजाय उसके कि वो आपको फ़ायदा थे, वो नुकसान भी दे सकता है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि आपकी बॉडी को जितनी ग़िज़ाइयत दरकार है वो आपको पूरी लेनी ही चाहिए, वन वे और द अदर। और आप ये भी कह रही हैं कि एक्टिव रहना भी साथ ज़रूरी है, सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होता। सो अगर हम ये कहें कि हम सिर्फ और सिर्फ वॉक को मेंटेन रखा जाए, अगर सपोज़ कोई जिम नहीं जा सकता, क्योंकि जिम जाना एक्सपेंसिव भी होता है टाइम निकालने के साथ साथ ही, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में एक रूटीन बना ले कि वो घंटा डेढ़ जो है वो वॉक कर रहे हैं और पोर्शन डाइट पे भी जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो महंगी दवाइयों पे और इन चीज़ों पे पैसे खर्च करें, वो एक बेहतर और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, बिल्कुल गुज़ार सकते हैं, लेकिन वॉक करने का टाइम आपका डिपेंड करेगा कि आप वॉक किस लिए करना चाह रहे हैं। अगर तो आप अच्छा। सिर्फ फिट रहने के लिए वॉक कर रहे हैं, तो आप खा के भी फ़ौरन वॉक कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं या फैट लॉस के लिए कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि आप अगर खाए बगैर वॉक कर लें, तो उसमें आपका जो फैट बर्निंग है वो ज़्यादा प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो ठीक। आपका वॉक टाइम डिपेंड करेगा कि आप किस लिए वॉक करना चाह रहे हैं। आप वैसे ही फिज़िकली फिट रहने के लिए कर रहे हैं या फिर वज़न कम करने के लिए कर रहे हैं। सेकेंडली इसमें ये आएगा कि आपके स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि 10,000 स्टेप्स कर लें तो जी आपका वज़न कम हो Yeah. जाएगा। हम्म। 10,000 एक हमने मिनिमम रेंज बताई है कि इतना आप करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आपकी कैलोरीज कितनी है और फिजिकल एक्टिविटी में बर्निंग कितनी है, ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं। ऑल राइट, वेल थैंक यू सो मच मनाइल हारून फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ख़वातीन और हज़रात, एक वक्फा, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को जितना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बूम मिल रहा है, और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जो हैं और हमारी बच्चियां जिस तरीके से स्टार्ट से स्पोर्ट्स को ऑप्ट कर रही हैं, विच शोज़ के पाकिस्तान में अब रुझान बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की तरफ, और एक ऐसी स्पोर्ट्स जिसकी तरफ शायद गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो कम हो, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत सारी चल रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टेनिस, और उसके अंदर हमारे साथ आज जो प्लेयर मौजूद होंगी वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख़ुद भी करती आ रही हैं, और उनकी फैमिली में जो है वो टेनिस के हवाले से पहले से खेला जा रहा था, और उसके साथ साथ उन्होंने इंडिविजुअली बेसिस पर भी इंटरनेशनली ये गेम जो है वो खेली है। उनका ताल्लुक़ है जी वाकेंड से, विच इज़ नियर टू इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से हरारे तक, श्रीलंका से जिम्बाब्वे तक वो डिफरेंट चैम्पियनशिप में जो है
हिस्सा ले खेलती चुकी आ रही हैं, हैं, रनर अप रही या हैं। एग्जैक्टली जिसमें अगर मैं मेजरली मेंशन करूं कुछ चीज़ों का तो फरवरी 2022 में श्रीलंका में मुनक्कद होने वाली वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप में उन्होंने अंडर 14 में हिस्सा लिया। फिर फरवरी 2024 में श्रीलंका में मुनक्कद होने वाली वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप में अंडर 16 में उन्होंने हिस्सा लिया। ब्रिक्स गेम्स 2024 में उन्होंने पाकिस्तान विमेंस नेशनल टेनिस जो टीम थी उसके अंदर जो है वो एज ए मेंबर गई। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और भी लीग्स खेली हैं और बहुत सारी और भी जो है वो चैम्पियनशिप्स की तरफ गई हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें तो अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाले ITF जूनियर्स J30 में डबल्स में रनर अप जो है वो रही हैं। वी हैव विद अस सोहा अली। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सोहा फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, आप खैरियत कैसे? से हैं? कब से खेलना शुरू किया टेनिस? मैं जब आई वाज लाइक 4 years old तब से मैंने टेनिस स्टार्ट की। अच्छा। क्योंकि मेरा टेनिस का जो प्रोसेस था वो काफ़ी नेचुरल था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो मेरे डैड को टेनिस लेके जाते थे। अच्छा। एंड उसके बाद माय डैड यूज्ड टू टेक मी एंड माय सिबलिंग्स टू टेनिस कोर्ट्स। तो तब मैं काफ़ी हॉबीज़ करती थी, स्विमिंग, बैडमिंटन, हैंडबॉल। अच्छा। बट आई थिंक व्हाट मेड टेनिस आउटशाइन अदर स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरे डैड को मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि वो टेनिस खेल रहे हैं, तो मेरे में भी एक शौक डेवलप हो गया। तो फिर मैंने अपने डैड को कहा कि आई ऑल्सो वांट टू प्ले टेनिस एट अ प्रोफेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलना चाहती हूँ। तो ही सेड यस। तो तब से माय डैड इज माय कोच। वेरी नाइस। that's सो very योर nice. डैड इज योर कोच। Yes. सो मोस्टली कहाँ पर खेलती हैं? इस्लामाबाद रावलपिंडी में आप रहती हैं और जी। ये और यहाँ कहाँ पर खेलती हैं आप? अच्छा, मैं यूजुअली पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में खेलती हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी, और हमारे वाकई में एक ऑर्डिनेंस क्लब है, वहाँ पे भी मैं खेलती हूँ। तो वहाँ पे हमारे क्ले कोर्ट्स हैं ऑर्डिनेंस क्लब में, वहाँ पे भी, एंड एट PTF वी हैव हार्ड कोर्ट्स। अच्छा सोहा, मैं तो स्टार्ट से ये पूछना चाहूँगी जहाँ से शुरुआत से होती है ना कि स्कूल लाइफ, और क्योंकि 17 साल की आपकी उम्र है, कुछ भी नहीं है, मतलब स्कूल लाइफ में इंसान जब बड़ा हो रहा होता है तो बहुत सारी इसकी ख्वाहिशें होती हैं। किसी का होता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कुछ इस तरह के, कुछ कहते हैं इवन ब्यूटिशियन बनूं। सो डिफरेंट एक आपका स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ लाइक एथलेटिक प्रोफेशन, राइट? सो उसके लिए आपको एनर्जी भी उसी तरह चाहिए। यू कैन नॉट के बस जी हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं उस पर आप इक्तफा भी नहीं कर सकते, राइट? आपको फूड भी वो दरकार होता है। सो पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, अपनी डाइट पे ध्यान देना, ये सब कुछ बैलेंस करना कितना मुश्किल है, और वो भी सिर्फ 17 साल की उम्र में। हाँ, यू डेफिनेटली राइट, काफ़ी मतलब मुश्किल होता है। और कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं कि व्हेन आई डोंट वांट टू वेक अप एट 4 AM 5 AM, बट मेरे डैड मुझे पुश करते हैं, कहते हैं कि इट्स ओके, बिकॉज क्योंकि आप एज लॉन्ग एज आप डिसिप्लिन हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, तो दैट्स हाउ जो है आप बिगर नेम्स कम। यस। ठीक, तो ये बताओ कि जो 4 बजे आप कह रही हो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, दिन की शुरुआत 4 बजे होती है, तो एंड कब होता है? दिन की रूटीन बताइए, कैसे चलता है पूरा दिन आपका? अच्छा, सो कभी कभी आई वेक अप एट 4 AM या समटाइम्स 5 AM। उसके बाद नाश्ता करना, एंड देन तैयार होना, एंड देन वी गो टू कोर्ट्स। फिर समटाइम्स हम इस्लामाबाद चले जाते हैं, इस्लामाबाद आ जाते हैं, या कभी उधर ही खेलते हैं। तो वी स्टार्ट विद बेसिक वार्म अप, एंड देन हम 2 घंटे खेलते हैं। ओके। उसके बाद मैं घर आती हूँ। तो किसके साथ? आप ओपोनेंट प्लेयर फादर होते हैं आपके? यस, वो भी अच्छे खेलते हैं, एंड वो अभी भी मुझे हरा आई एम श्योर देते ही हैं। इज योर कोच, आपके Yes. कोच हैं तो। वाह, अच्छा ये ब्यूटीफुल। बताओ इंटरनेशनल लेवल पे जब एक्सपीरियंस, एक तो हम वैसे ही लोकली डोमेस्टिकली खेलते हैं, राइट? लेकिन जब आप इंटरनेशनली खेलते हो तो एक तो ये है कि आप पे वैसे ही एक स्पोर्ट्समैन होने का जो प्रेशर होता है वो होता है, लेकिन मुल्क की रिप्रेजेंटेशन का भी साथ प्रेशर होता है, और आप 4 बार माशाल्लाह से इंटरनेशनली खेल चुकी हो। सो हाउ डिड यू हैंडल दैट सिचुएशन? जी, प्रेशर तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। प्रेशर के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस का भी होता है कि आपके कोचेस की एक्सपेक्टेशंस, आपकी फैमिली की, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस। तो आई ऑलवेज ट्राई टू रिमाइंड माई सेल्फ कि जो भी नेगेटिव फीलिंग है, आई ऑलवेज ट्राई टू टर्न इट इनटू अ पॉजिटिव फीलिंग। और कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आई डू बिफोर माई मैच, ताकि आई मेक माई सेल्फ मोर काम। ब्यूटीफुल। अच्छा, तो कौन सी क्लास में आप? आई एम डूइंग A levels। A-levels, so मतलब कि अब कॉलेज एरा जो है वो Yes, स्टार्ट हो start चुका हो है। खत्म अच्छा, हो गया। तो क्या फीलिंग होती है कि जब क्लास में आउटस्टैंड करते हो और सब जो है वो देखते हैं, इनफैक्ट स्कूल में जो है वो पहले आउटस्टैंड करते होगे, अब कॉलेज में, और क्या फीलिंग जो है वो होती है? टीचर्स जब आपको शाबाश देते हैं, किस तरीके से होता है?
असल में अभी तो मैं ए लेवल्स प्राइवेट कर रही हूँ, ठीक है। बट उससे पहले आई यूज टू गो टू स्कूल। तो तब वो एक अच्छी फीलिंग थी, बिकॉज यू नो आपको प्रिंसिपल की तरफ से भी एक पॉजिटिव कमेंट्स मिलते थे, टीचर्स की तरफ से भी, आपके स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स, तो यू नो इट वाज लाइक। ठीक है, ओके। सो इंटरनेशनली जब जाने का जो है वो एक्सपीरियंस हुआ, तो क्या वहाँ से जो है वो सीखने को मिला? इंटरनेशनल प्लेयर्स की प्रैक्टिस देख के क्या हुआ? पाकिस्तान में किस चीज़ की लैकनेस है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, या क्या हमारी अच्छी चीज़ है जो दूसरे प्लेयर्स में नहीं आपको मिली? इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या था ओवरऑल? 2-3 दफ़ा जाने का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करें। अच्छा, मैं 7-8 दफ़ा चली गई हूँ, तो काफ़ी यू नो देखने को मिलता है, ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो मुझे फील होता है कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, टेनिस कोर्ट्स कम है, पर अगर आप कंपेयर करें, पैडल कोर्ट्स इस वक्त इस्लामाबाद में हर जगह हैं, बट टेनिस कोर्ट्स अगर आप देखें तो आपको इतने नहीं मिलेंगे। मैं जिम्बाब्वे गई थी, तो वहाँ पे जो लोकल्स थे, जो प्लेयर्स थे, उनसे कुछ बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके स्कूल्स में ही सिर्फ 7 to 8 कोर्ट्स होते हैं। तो ये फ़र्क है। अच्छा, सो मुझे ये बताएं कि अब ये सारा सिलसिला तो चल रहा है, आगे इसको इंटरनेशनली आपने प्रेजेंट भी करना है, क्योंकि नज़र आ रहा है अंडर 14 आप खेल रही हैं, अंडर 16 खेल रही हैं, फिर टीम के एज ए मेंबर जो है वो बन के जा रही हैं। उसके साथ हुज योर फेवरेट इन टेनिस, मेल फिगर में, फीमेल फिगर में, पाकिस्तान से जिसको कौन खेलता आपको हुआ देख अच्छा के लगता ये है? जज्बा आता हाँ। है कि मैंने भी ये नाम कमाना है? अच्छा, सो मुझे जो है मेरे फेवरेट टेनिस प्लेयर आप कह सकते हैं वो अकील खान है। अकील खान। यस, ही इज़ पाकिस्तान, ही वाज पाकिस्तान नंबर 1 सिंस आई थिंक 20 साल से। अच्छा। तो ही इज़ लाइक यू नो यू कैन से माय आइडल, क्योंकि ही इज़ 45 इयर्स ओल्ड एंड ही इज़ स्टिल प्लेइंग टेनिस। तो जब भी उनसे मिलती हूँ या उनके साथ खेलती हूँ तो काफ़ी एक मोटिवेशन फील होती है। वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट द फीमेल्स? पाकिस्तान में फीमेल सेक्टर में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस पहले लड़कियों ने दिखाई है या नहीं दिखाई? हाँ जी, एक हैं अभी उष्ना सोहेल, शी इज़ पाकिस्तान नंबर 1 अच्छा। एंड आई थिंक उनको पाकिस्तान नंबर 1 हुए हुए 2-3 साल हो गए हैं। पहले भी वो थी बट उन्होंने छोड़ दी थी बीच में। ओके। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टिंग? सो Yes. मैनिफेस्ट करती हैं विंबलडन को, ठीक है, या वहाँ पर इंटरनेशनली आप खेल रही हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ? जी करती तो हूँ एंड मेरा गोल भी है, बट अभी मेरा जो है शॉर्ट टर्म गोल मेरा ये है कि आई हैव टू कंप्लीट माय स्टडीज़ एज वेल। तो मैंने काफ़ी यूएस में यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी किया हुआ है एथलेटिक स्कॉलरशिप पे। That's तो nice. मेरा गोल यही है कि मैं पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँ, साथ में मैं वहाँ टेनिस भी खेल सकूँगी। तो आई हैव लाइक मैं दोनों चीज़ों को साथ मैनेज भी कर पाऊँगी। तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग तो आई विल इंशाल्लाह गो। अच्छा सोहा, मुझे ये बताएं, आपकी जो क्लास फेलोज हैं, राइट, स्पेशली मैं लड़कियों की बात करना चाहूँगी, अब वो आपको बहुत सराहते होंगे, डेफिनेटली यू आर यू नो बिकमिंग जो स्टार होता है वो हैं, तो आप उससे वो बहुत जो है वो सराहती होंगी, आपको देखती होंगी, लेकिन क्या उनमें भी कोई जज्बा पैदा होता है कुछ करने का कि हम भी कुछ खेलते या करते तो हम भी आगे अचीव कर सकते हैं? ऐसी कोई होती है गपशप ऐसी? हाँ जी, मेरी जो जितनी भी क्लास फेलोज थी मेरी उनसे गपशप होती रहती है। तो जब भी हम मिलते हैं तो वो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि यू नो जैसे अभी आपने कहा, तो वो उनका भी दिल तो करता है। हाँ। तो लेकिन फर्स्ट स्टार्ट तो लेना होता है ना, कुछ ना हाँ कुछ जी। रिस्क तो लेना होता है। और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ना कि शायद हम ख़वातीन जो होती है ना वो फिज़िकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और आपने देखा ही होगा, आप तो खेलती हैं तो इसमें स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो वैसे खाने में आप डाइट का क्या किस तरह ख्याल रखते हैं, क्योंकि इसमें डाइट मैनेज करना तो सबसे अवलीन तरजीह होती है? हाँ जी, एग्जैक्टली, क्योंकि डाइट को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपकी रिकवरी इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर द मैच या आफ्टर द ट्रेनिंग। अगर आप रिकवरी नहीं करते तो रिकवरी स्लो हो जाती है, और जो आपका जो इवनिंग सेशन हो या अगला नेक्स्ट मैच के लिए आप जल्दी प्रिपेयर नहीं हो पाते हो। तो व्हाट आई डू इज़ कि मेरा एक मील प्लान होता है, मेरे पास एक ऐप भी है, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। सो आई ट्राई टू टेक लाइक 15 to 1600 कैलोरीज, अच्छा, या day। 1500 आप कह सकते हैं कि 2000 कैलोरीज तक। जी। और उसमें मेरा गोल यही होता है कि आई टेक एज मैनी प्रोटीन्स आई कैन, और कार्ब्स भी। सो व्हाट वाज योर टफेस्ट मैच जिसने आपको बहुत जो है ना वो कहा कि यार बस जीत गई फाइनली, अच्छा हुआ? अच्छा, अभी जनवरी में ही नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था सेमीफाइनल्स का, तो मेरा मैच था, आई थिंक शी वाज लाइक नंबर 2 सीड पाकिस्तान की। तो एट फर्स्ट सेट आई वाज लाइक नॉट प्लेइंग वेल, 5-2 डाउन थी,
बट मैंने दिल में सोचा हुआ 5-2 था कि आई हैव टू बी इन द फाइनल्स, चाहे कुछ भी हो जाए। आई वाज 5-2 डाउन, 15-40 सेट पॉइंट डाउन। तो वहाँ से somehow it came to my mind कि ओके जस्ट व्हाई डोंट मैं जो है स्लो खेलूँ एंड उसको पेस चलाने दूँ। तो मैंने यही किया एंड दैट्स हाउ आई So during the match, ठीक है, क्योंकि Strategize I don't know much about the tennis, ठीक है, ड्यूरिंग द मैच आप जाते हो, किसके पास जाते हो मशवरा करने के लिए? ये ऑप्शन होता भी है या नहीं होता? अब ऑप्शन आ गया, ठीक है, बट पहले नहीं होता था। पहले आप सिर्फ प्लेयर्स में खुद जो है अगर वो आपके strategy कोच बनानी है। बट स्टिल अगर आपके कोच बैठे होते थे तो आप उनकी तरफ देखते हाँ, थे वो आपको इशारा तो वो से आपको इशारा कर देते देते थे। बट अब न्यू रूल आया है कि उसमें जो है वो Discussion कर ड्यूरिंग द ब्रेक्स कोच आपके साथ डिस्कशन कर सकता है। Very nice. अदरवाइज तो इशारा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आई थिंक इस पे रिसेंटली ही बैन लगाया था अच्छा। कि हाँ इन मैच आपको इशारा करके नहीं बताया जा सकता, आप ब्रेक में डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज इशारा ऐसे ही है। हाँ जी, पर वो फिर भी कोचेस कर लेते हैं, वो नहीं होते पता हैं। चलता। हाँ। अच्छा, वैसे कितना मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपके फादर ही आपके कोच है। सपोज पाकिस्तानी क्रिकेट जो खेलते हैं उनकी मिसाल ले लें, सो उनको कोच के साथ जाहिर है वो कंपैटिबिलिटी डिफरेंट होती है। आपके फादर ही कोच हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी डिफरेंट होगी। सो कभी कभार आप पे इतना प्रेशर Differences हो भी आ जाते हाँ, हैं, ठीक है, कि मैं ये आई लूज दिस, लेकिन आपके फादर आपको मोटिवेट कर रहे हों। सो ऐसा कभी होता है कि नहीं आप दोनों जो है वो डिफरेंट ओपिनियन रख रहे हैं और उसमें कोई तजाद आ जाए? डेफिनेटली हर रोज होता है। अच्छा। तो जीतता कौन है फिर? कभी मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ, कभी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते Very हैं। nice. लेकिन वो आपको प्रेशर हैंडलिंग सिखाते हैं? हाँ जी, ज़रूर बहुत सिखाते हैं, क्योंकि कभी कभी मेरा दिल नहीं करता बिल्कुल भी खेलने का, तो वो मुझे कहते हैं इट्स ओके, हम खेल लेते हैं, इसको इस तरह ना प्रैक्टिस ना लो, इसको एंजॉय करो। He motivates you. Yeah. हाँ। लेकिन एक लास्ट सवाल, हाँ, हाँ। इस दौरान में अगर सपोज खाने की मेज पे घर में जो है आप दोनों की डिस्कशन हो रही है, आपकी वालदा जो है बेचारी साथ बैठी हुई है, तो वो उनका क्या रिएक्शन होता है कि अच्छा बाप बेटी लगे हुए हैं, एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा, तो वो आगे बीच में अपनी राय देती भी है कि नहीं, वो कहती हैं लगे रहने दो इनको? कभी कभी मम्मा दे देती हैं, बट कभी कभी जब मैं और पापा आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और वो मेरी बात नहीं मान रहे होते या मैं उनकी बात नहीं मान रही होती, तो वो फिर मम्मा जो है वो बस चुप करके हमें सुन रही होती हैं। सही हो गया। वेल, थैंक यू सो मच सोहा फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा अल्लाह आपसे आपको बात बहुत करके। कामयाब वेरी करे। गुड लक टू यू। अल्लाह आपको इसी तरीके से नेशनल जो है वो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करने का जो है वो आपको मौका दे, और ख़ुद भी आप जहाँ पर भी खेलो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाओ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। ख़वातीन और हज़रात, आखिरी सेगमेंट हिस्ट्री। आज है 22 अप्रैल और आज अर्थ डे मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को ये दिन मनाने का मकसद है ज़मीन से मोहब्बत, ठीक है, इस अर्थ से जो है वो मोहब्बत दिखाना, और ज़मीन को दरपेश मसाइल जैसे कि इस वक्त सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का एक इशू है उसके ऊपर, और जंगलात की कटाई के हवाले से, और इस तरीके से जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीन को महफूज बना सकती हैं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस दिन के मुनासबत से पाकिस्तान और दुनिया भर में मुख्तलिफ इवेंट्स किए जाते हैं, जिसमें शजरकारी की मुहिम भी की जाती है, जिसमें कचरा उठाओ की भी मुहिम की जाती है, तालीमी प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, आगाही तकारीब भी की जाती हैं, और जिनका मकसद होता है कि आपको ज़मीन से मोहब्बत बिल्कुल, करना प्लांटेशन डे भी होता है, इवन ऑक्सीजन को साफ करने के लिए भी आपको जो है कोई मुहिम चला रहा होता है। मतलब जगह जगह अपनी तरफ से जितनी कंट्रीब्यूशन होती है हर कोई अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता है, और इससे आई थिंक हमें सिर्फ ये एक ही दिन मनाने से हमें ये नहीं कर कि बस एक दिन हमने कर लिया तो कर लिया, ये हमें डेली की रूटीन का हिस्सा वैसे भी बनाना चाहिए। Exactly. आपको कूड़ा क्रिकेट बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बहुत सारे लोगों को मैंने अच्छी देखा है। आदत अपनानी चाहिए। हाँ, वेल, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।